Hello, future saviors. Welcome to Prakash Nursing Academy. So today we will discuss about drug acting on respiratory system. ये फार्माकोलॉजी वॉल्यूम 1 का यूनिट 4 है, जिसे आज हम लोग वन शॉट में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्वेश्चन कैसे आते हैं, आप कैसे लिखोगे, ये सारे चीज़ मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। पहले हम लोग टॉपिक को समझ लेते हैं कि इसमें है क्या क्या। सो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है या फिर किन के लिए वीडियो हेल्पफुल होगा, उसके लिए हमें एक बार आईएनसी का सिलेबस देखना होगा। तो ये है बीएस नर्सिंग फार्माकोलॉजी में जो यूनिट 4 में आपको पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है आईएनसी के अकॉर्डिंग, हमें सबसे पहले एंटी अस्थमेटिक पढ़ना है। उसमें भी हमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि ब्रोंकोडाइलेटर के बारे में पढ़ना है और उसके अंदर साल्बुटामोल आएगा। और ये साल्बुटामोल जो है वो स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। सो इसके लिए मैं पूरा आपको कंटेंट कि आप लिखोगे कैसे। ऐसे तो अगर आप सिलेबस देखते हो तो ड्रग्स के बारे में हमें इतना चीज़ जानना होता है। नीचे का आप हेडिंग दोगे तो कोई भी ड्रग पढ़ते हो तो कॉम्पोजिशन बताओ, एक्शन बताओ, डोजेज बताओ, रूट बताओ। सो ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे ड्यूरिंग वीडियो। सबसे पहले अब मेरे पास बहुत सारे मैसेज ये आते हैं कि किन के लिए वीडियो हेल्पफुल है। आप कहीं से भी हो, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, हम लोग अकॉर्डिंग टू आईएनसी देखते हैं तो सबके लिए वीडियो हेल्पफुल होगा। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से आते हैं। अब एक और भी मेरे पास आजकल मैसेज आने लगे हैं कि क्या ये नॉर्सेट जैसे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, जो उसे टारगेट कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए मैं बस इतना बोलूँगी कि आप नॉर्सेट का सिलेबस उसके साइट पे जाके देखिएगा। उन्होंने ये बोला है कि जो आपको आईएनसी सिलेबस दिया उससे हम अलग कहीं नहीं आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। सो हम लोग वही डिस्कस कर रहे हैं, आईएनसी का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन मीन्स कि वही बोला है किसी से आएंगे। अब बात आती है डीप हमें जाना होता है। सो या मैं सुपरफिशियल से डीप जाऊंगी, जितना हो सकेगा मैं अच्छे से हर कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश करूंगी। बस मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि फार्माकोलॉजी थोड़ा सा हार्ड लगता है शुरू में, तो आप पे टिक के एक बार सुनने की कोशिश कीजिएगा। ऐसे इसका नोट्स आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाता है अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपके जितने भी टॉपिक है वो नोट्स यहाँ से एक्स्ट्रा फीचर के साथ रहता है। लाइक 80-20 का रूल फॉलो अगर आप सुने हो, जो कि इनवर्स के सभी चीज़ों पे काम करता है। एग्जाम में अगर देखें तो 20% क्वेश्चन हमें 80% मार्क दिलवाते हैं। और वो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो पीवाईक्यू से वो सारा चीज़ है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। और वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रैंडमली उठाकर नहीं रहेगा। जब से सेमेस्टर एग्जाम हुआ है, क्वेश्चन कैसे यूनिवर्सिटी में आ रहे डिफरेंट यूनिवर्सिटी में, वो सारे 10 ईयर पीवाईक्यू है और उन्हीं से क्वेश्चन निकाला गया कि आप कैसे अच्छे से पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकते हो, कैसे क्वेश्चन आते हैं। सो वो तो आपको व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर नंबर शो हो रहा होगा। सो उसके लिए टेंशन नहीं लीजिए। अभी आप सिर्फ फोकस कीजिए कि इस यूनिट में हमें पढ़ना क्या है। पहला है एंटी अस्थमेटिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सो एंटी अस्थमेटिक ड्रग किसे बोलते हैं। अब बहुत बार प्रॉब्लम क्या आता है कि इसी लोग एंटी हिस्टामिन पढ़ लेते हैं, वो बहुत कन्फ्यूजन होता है। इसलिए हालांकि ये तो मैं बताऊंगी कि जब लास्ट हम लोग देख लेंगे कि कहाँ प्रॉब्लम आपके साथ हो सकता है। पहले जानिए कि ये टॉपिक है क्या। सो अच्छे से पहले तो एग्जाम में पढ़ना है कि एंटी अस्थमेटिक है ये वैसे ड्रग जो ब्रोंकियल अस्थमा को ट्रीट करे, उसे हम लोग एंटी अस्थमेटिक बोलते हैं। अस्थमा क्या है बहुत लोगों को नहीं पता होगा। सो डोंट वरी, क्योंकि मैं आपको प्रॉमिस की हूँ कि डीप कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगी मैं। सो यार ड्रग को समझने के लिए पहले हमें अस्थमा के बारे में जानना होगा। सो अस्थमा क्या है, एक क्रॉनिक इन्फ्लामेटरी डिजीज है एयरवे का। जो हमारे पास जो भी ब्रोंकस है, एयरवे है जहाँ से हम लोग इनहेल करते हैं, और इस एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाना। और ये यहाँ पे अब ये वर्ड को अगर आप देखोगे तो क्यों होगा इन्फ्लामेशन, तो एक हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री का। तो हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब क्या होगा, अगर आप माइक्रोबायोलॉजी में, मैं खुद पूरा माइक्रोबायोलॉजी पढ़ा के आई हूँ, तो वहाँ पे हम लोग यूनिट 4 में लास्ट वाला में हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हमें पढ़ना था। जिन लोगों का थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ है आप जाके देख सकते हो। उन सबका थर्ड सेम का भी पूरा नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और वीडियो एक्सप्लेनेशन भी है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। सो और जो लोग देख के मतलब एग्जाम दे के आए हो फोर्थ सेम में से पढ़ रहे, तो आपके लिए तो और इजी, क्योंकि अभी आपने एग्जाम दिया। तो वहाँ पे हम लोग जब हाइपर सेंसिटिविटी 1 देखे थे, वहाँ पे हमें आया था कि अस्थमा उसके एग्जाम्पल है। अब बात जिनको नहीं पता कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन क्या है, तो नॉर्मली हमारा इम्यून सेल जो है किसी भी एलर्जन एंटीजन से सेंसिटिव होता है ताकि वो हमारे बॉडी को हार्म ना पहुँचाए। बट अगर वो ज़रूरत से ज़्यादा लाइक इसमें नॉर्मल सी एलर्जन आने की वजह से इतना ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स करने लगा, उसके अंदर के सेल इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए, इतने ज़्यादा केमिकल मेडिएटर रिलीज करने लगा कि अल्टीमेटली हुआ का हमारे ही बॉडी के जो सेल्स हैं, चाहे वो ये यरवे हो या फिर जो भी, वो
उनको नुकसान पहुंचने लगा, मीन्स कि इस एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाना, वही हमारा है अस्थमा की कंडीशन। कैसे होता है तो मैं बता ही दी कि कोई भी मतलब क्यों हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर रिस्पॉन्सिव हुआ, कोई भी एलर्जन के वजह से बाहरी एलर्जिक स्टिमुलाई आया तब वो ज़्यादा सेंसिटिव हो गया और ऐसी ऐसी कंडीशन दिखा रहा है। इसमें इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें 3 मेन देखने को मिलता है, डिजनिया, विजिंग और ड्राई कफ। ये जब आपको ड्रग के बारे में पढ़ाऊंगी तो वहाँ भी काम आएगा, इसलिए एक बार इसे माइंड में रखिएगा। अब बात आती है कि सिर्फ अस्थमा के बारे में इतना जानना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये कंडीशन हुई कैसे, कैसे हमारा इम्यून सेल जो है वो यहाँ तक पहुँच गया, इसे भी एक बार जानना होगा। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हो? ऑफ कोर्स तैयार होगे, तो चलिए देखते हैं, क्योंकि हमें बहुत अच्छे से ड्रग के बारे में जानना है। सबसे पहले कोई भी एलर्जन हमारे एयरवे में आया तो ये सबसे पहला जो आएगा वो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल आएगा, लाइक डेंड्राइटिक सेल आप यहाँ पे मानोगे। ये जो है वो एंटीजन के अपने सरफेस पे शो करता है, पहले तो इनगल्फ कर लेता है फिर सरफेस पे लाता है। नॉर्मल इम्यूनिटी का है, यूनिट 4 में आप देख के आए हो, नहीं देखे हो देख लीजिएगा, ऐसा ही होता है। आगे जब ये दिखाएगा तो फिर टी हेल्पर सेल पहले आएगा कि कौन आया है भाई, कौन एलर्जन आया है। तो ये आके जब देखेगा तो 4 सेल टी सेल का हमें पता है कि 4 टाइप का है, लेकिन इसमें T2 में मतलब टी हेल्पर सेल का टाइप 2 में ये बदलता है। और फिर जो है ये बदलने के बाद मतलब ये यहाँ पे आया और फिर कुछ चीज़ों को सीक्रेट करेगा। ऐसा समझो कि ये देखा जाना और किसी को इसे बुलाना होगा। इम्यून सेल है, सब इम्यून वाला रिस्पॉन्स हो रहा है, आप भूलिएगा मत। सो ये किसको बुलाएगा, मतलब ये सीक्रेट करेगा कुछ, लाइक इंटरल्यूकिन 3 हो गया, इंटरल्यूकिन 4 हो गया, ऐसे 5 हो गया, सबको ये सीक्रेट करता है। इसमें जो इंटरल्यूकिन 4 है वो बुलाएगा प्लाज्मा सेल को, बेसिकली बी सेल को बुलाएगा। बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी। प्लाज्मा सेल हमें पता है कि एंटीबॉडी बनता है, और एंटीबॉडी अब पहले भी मैं आपको हिंट दे दी हूँ कि हाइपर सेंसिटिविटी 1 रिएक्शन है, तो कौन सा एंटीबॉडी बनेगा, IgE बनेगा। और ये IgE जाएगा कहाँ, ये मास्ट सेल जो होता है उस पर जो है रिसेप्टर है, उससे जाके बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद ये जो मास्ट सेल है वो बर्स्ट हो जाता है, और इसी से बहुत सारे फिर से कुछ एलर्जन ये सब आएंगे, जिसके वजह से ये यहाँ पे इन्फ्लामेशन, एयरवे में इन्फ्लामेशन हो जाता है। अब ये क्या है, सेकेंड टाइम क्या होगा कि ये तो फर्स्ट टाइम का है कि इतना टी हेल्पर सेल ये सब सबको आना पड़ा, लेकिन जब सेकेंड टाइम एंटीजन आता है तो ये सीधा मास्ट सेल से ही आके बाइंड, यहाँ पे एंटीजन है यहाँ ही बाइंड हो जाता है, और तुरंत से ये मतलब यहाँ से जो भी केमिकल्स अभी मैं बताऊँगी वो रिलीज होगा और यहाँ पे जाके इसे इन्फ्लामेशन कर देगा। तो इस तरह से अस्थमा के अटैक आते हैं और पेशेंट में ये बार बार देखने को मिलता है। सो अस्थमा का पैथोफिजियोलॉजी क्या है, ड्यूरिंग फर्स्ट कॉन्टैक्ट ऑफ होस्ट विथ एंटीजन। होस्ट किनको बोला जा रहा है, जिनमें अस्थमा कंडीशन देखने को मिलेगी। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी से इसका डेफिनेशन देखने जाओगे तो वहाँ पे मैं बता के आई हूँ कि ऐसे पोर्शन को बोलते हैं जिसके अंदर एंटीजन एलर्जन जाएगा और बदले में मतलब खाना लेगा और बदले में नुकसान पहुँचाएगा। अभी आप मान के चलो जो अस्थमेटिक पेशेंट है उनको बोला जा रहा है। एंटीजन इन कैप्चर, जब भी एंटीजन जाता है तो कौन इसे कैप्चर कर रहा था, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और डेंड्राइटिक सेल, और ये प्रेजेंटेड टू द मतलब मेजर ऐसे हिस्टोकम्पेटिबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है। और ऐसे आके समझो कि ये खाया और ऊपर की ओर ऐसे दिखा रहा है कि भाई पहचानो कोई आया है, तो वहाँ पे हेल्पर सेल आएगा और ये हेल्पर सेल टाइप 2 में चेंज होगा जो मैं आपको बताई, और ये रिलीज मेडिएट इंटरल्यूकिन को रिलीज करेगा। इसमें जो मेनली 4 जो है वो एक्टिवेशन करेगा बी सेल को, और ये एक्टिवेटेड बी सेल जो है वो डिफ्रेंशिएट होके फिर एंटीबॉडी बनाएगा। और टाइप 1 तो कौन सा बनाएगा, IgE बनता है। और IgE मतलब IgE जब बनेगा वो किससे जाके बाइंड होगा, IG एंटीबॉडी सो फॉर्म बाइंड टू FC रिसेप्टर ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल मास्ट सेल। अब जैसे ही बाइंड होगा ये फिर कुछ रिएक्शन, इसमें टाइप 1 रिएक्शन देखने को मिलेगी, मेडिएटर सब रिलीज होगा। अब आप कंफ्यूज यहाँ हो सकते हो, फिर से यही फिगर है। एग्जाम में ऐसे ऐसे फिगर भी बहुत अच्छा रहता है और बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है एग्जामिनर पे। तो कोई भी एंटीजन आया यहाँ पे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल और ये टी सेल को बुलाया, बेसिकली जो टाइप
2 वाला है वो बेसिकली उसमें चेंज हो जाता है और इंटरल्यूकिन 4 सीक्रेट होता है। और यहाँ पे बी सेल आता है, बी सेल यहाँ पे आप कंफ्यूज हुए होंगे, बी सेल प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होता है और प्लाज्मा सेल जो है वो IgE एंटीबॉडी बनाता है और यहाँ पे जाके बाइंड होता है और यहाँ पे मास्ट सेल से जब भी बाइंड होगा तो ये डी ग्रैनुलेशन इसका हो जाता है और डी ग्रैनुलेशन होने के बाद बहुत सारे केमिकल रिलीज करते हैं। सो वही है कि जब ये क्या होगा रिएक्शन, सो दस देज सेल आर नाउ फुल्ली सेंसिटाइज फॉर द नेक्स्ट इवेंट। जैसा कि हम लोग यहाँ देखें कि दोबारा जब आएगा ना तो ये सेंसिटाइज रहता है और उसको इतना सारा प्रोसेस नहीं करना है, सीधा इससे जाके बाइंड हो जाएगा। सो क्या है, ड्यूरिंग द सेकेंड कॉन्टैक्ट विद सेम एंटीजन, वही एंटीजन के कॉन्टैक्ट में अगर पर्सन आया तो IG एंटीबॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ मास्ट सेल वैसोफिल आर एक्टिवेट, दे कॉज सेल डैमेज, सेल मेम्ब्रेन और लाइसिस, इनफ्लक्स द सोडियम एंड वाटर। उतना आप ध्यान ना दो, ऐसे ये चीज़ आगे आएगी और आपको पढ़ना होगा। अब बस इतना आप अगर समझते हो तो ये कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान हो जाएगा कि यहाँ पे सीधा आके ये एलर्जन आएगा जिसकी वजह से मास्ट सेल का डी ग्रैनुलेशन हो जाएगा और डी ग्रैनुलेशन होने के बाद केमिकल्स रिलीज होगी। कौन कौन सा, द रिलीज ग्रैनुलेंस कंटेन इंपॉर्टेंट केमिकल्स एंड एंजाइम विथ इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी इसमें रहता है, इसीलिए तो इन्फ्लामेशन देखने को मिलती है एयरवे में, अस्थमा की कंडीशन में। वो है कौन कौन सा मीडिएटर जो मैं आपको शुरू से ही बता रही हूँ कि केमिकल्स रिलीज हो गए। केमिकल्स वो हिस्टामिन रहता है और हिस्टामिन के बारे में आप आज जानोगे, एंटी हिस्टामिन हमें लास्ट में पढ़ना है, सो ये भी इंपॉर्टेंट है बट यहाँ पे नहीं इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बेसिकली दूसरे केमिकल्स के वजह से अस्थमा की कंडीशन देखने को मिलता है। सो सीरोटोनिन, वैसो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड, और नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ल्यूकोट्रायंस, इसके वजह से ये जो है वो ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करता है और साथ ही साथ जो ब्रोंकस में जो ग्लैंड्स है, हमें पता है कि यहाँ पे ग्लैंड्स है, वो ग्लैंड्स का सिक्रेशन इंक्रीज करवा देगा जिसकी वजह से सिक्रेशन भी ज़्यादा रहती है और उस सिक्रेशन को भी हमें कम करना पड़ता है मेडिसिन के थ्रू। इसीलिए मतलब आप देखते हो कि कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है, सिक्रेशन ज़्यादा आने लगता है पेशेंट को जब अस्थमेटिक अटैक आती है तो और भी चीज़ें रिलीज होती है बट हमें उतना नहीं जानना, हमें बेसिकली ये हमें मिल गया है ल्यूकोट्रायंस। अब देखोगे कि इसी को हमें बंद करना होता है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए कि अस्थमा कंडीशन कैसे हो रही है, तो अब हमें इसी प्रोसेस को रोकना होगा तब उसकी सिम्टम जाएगी। फाइनली ड्रग के बारे में देखेंगे और यहाँ से आपका मेन कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोई भी एलर्जन आया था जब फर्स्ट टाइम तो उसे टी सेल, वी सेल, जो भी प्लाज्मा सेल कन्वर्ट होते हुए एंटीबॉडी बनाना पड़ा था। तो ड्रग का कॉन्सेप्ट अब यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले देखें कि पहली बार जब एंटीजन आया था तो वो टी सेल होते हुए प्लाज्मा सेल, IG ये सब बना के तब मास्ट सेल पे बाइंड हुआ था। लेकिन हम लोग देखें कि अस्थमा की कंडीशन में ये बार बार अटैक आती है, उसमें क्या होता है कि भाई सेम एंटीजन एलर्जन अगर आए तो ये सेंसिटाइज हो रहता है और इसी से सीधा बाइंड हो जाता है और फिर ये मास्ट सेल डीग्रैनुलेशन हो जाता है जिसके वजह से जो ल्यूकोट्रीन है मेन यही है। इसी की वजह से जैसा कि मैं बताई कि यहाँ पे के दिमाग में तो हिस्टामिन सब आएगा लेकिन यहाँ पे हमें मेन ध्यान रखना है कि कौन सा केमिकल अस्थमा करवा रहा है, तो वो ल्यूकोट्रीन है। सो ये करेगा क्या, अब यहाँ पे ये ल्यूकोट्रीन रिलीज हुआ है और ये बाइंड हो जाता है जाके LT रिसेप्टर। अगर आपको और डीप में जाऊँ ये रहता कहाँ है, तो हमें पता है कि इसका 4 लेयर है, सेरोसा जहाँ से तो म्यूको सिक्रेट होगा, यहाँ पे कुछ सिलिया भी रहती है और फिर इसके बाद म्यूकोसा जिससे म्यूकस सिक्रेट होगा, यहाँ पे कुछ सिलिया भी रहती है, इसके बाद सब म्यूकोसा, इसके बाद मस्कुलारिस परपरिया, तब सेरोसा। ये मस्कुलारिस जो प्रोपरिया है यहाँ पे रिसेप्टर LT के रहते हैं जहाँ से बाइंड होता है और होता क्या है इस कंडीशन में, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाती है। तो अब हमें अगर ये रोकना है और कॉन्स्ट्रिक्शन ही प्रॉब्लम है, पेशेंट का कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा तो एयरवे एकदम से अगर ब्लॉक हो गई तो जान भी जाने की चांसेस रहती है। सो हमें बहुत जल्दी ही ट्रीटमेंट चाहिए होती है। तो हमें क्या करना होगा, ड्रग आप कैसे दोगे, तो सबसे पहले तो हम लोग देख रहे हैं कि ये IgE का बाइंड, मतलब ये IgE के वजह से यहाँ पे है और यहाँ से बाइंड हो रही है तो तभी ये जो है वो डीग्रैनुलेशन हो रहा है। तो इसके अगेंस्ट अगर हम लोग एंटीबॉडी दे तो रुकेगा, जिसका एग्जाम्पल है ओमेलिजुमैब। अगर नहीं समझ में आया फिर से मैं आपको ड्रग दिखाऊंगी, पहले आप प्रोसेस समझ लीजिए। मास्ट सेल स्टेबलाइजर हम लोग देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे भी मामला गई, हम लोग कोई भी रीजन था, IG नहीं है हमारे पास या फिर उसको नहीं रोक पाए, मास्ट सेल अब हमारे पास डिग्रैनुलेशन होने वाला है, हम लोग कुछ करते हैं ना, इसी को रोक देते हैं। मास्ट सेल अगर डिग्रैनुलेशन नहीं होगा तो ल्यूकोट्रीन जाके नहीं बाइंड होगा और कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं होगी, सो इसको हमें बाइंड करना है। मतलब इससे हमें
स्टेबलाइज कर देना है, जो इतना ज़्यादा सेंसिटिव डिग्रेनुलेशन होने वाला था। तो जिसका एग्जाम्पल है क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन। नेक्स्ट आता है एल्टी सिंथेटिक इनहिबिटर। अब जो एल्टी आ रहा है, मान के चलो आपने वो भी छोड़ दिया, कोई रीजन था, मास्ट सेल को भी आप मतलब स्टेबलाइज नहीं कर पाए। अब क्या होगा, मास्ट सेल ए ल्यूकोट्रिन्स को रिलीज कर रहा है, तो हम इससे ही जो सिंथेसिस इसका होता है वही अगर बंद कर दे तो काम चलेगा ना। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड, हालांकि इसका भी कॉन्सेप्ट डीप है लेकिन हम लोग उतना भी नहीं जाएंगे। सो ये इसके अंदर आता है। अभी आप इतना याद रखो, क्योंकि आपके सिलेबस में अगर आप देखोगे तो साल्बुटामोल जो मेन है उसी के ब्रोंकोडायलेटर के बारे में जानना है। अगर मैं पूरा समझाऊंगी क्लास जो है वो बहुत लंबा चल जाएगा, फिर आप छोड़ के चले जाओगे। सो अभी आप समझिए कि ये जो एल्टी, शॉर्ट में हम लोग एल्टी लिख रहे हैं, सो उसके सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। नेक्स्ट आता है एल्टी रिसेप्टर। अब ल्यूकोट्रांस को ही हम लोग शॉर्ट में बोल रहे हैं, सो अब बार बार कंफ्यूज मत होइएगा। अब आप मानो कि ये सिंथेसिस को भी आप नहीं रोक पाए, जिसमें कि सिंथेसिस भी हो गया है, तो अब आप क्या कर सकते हो, जो एल्टी बाइंड हो रहा है जाके यहाँ पे रिसेप्टर से, उसे आप रोक सकते हो ना। ये तो हम लोग यूनिट 1 से ही देखते आ रहे हैं। सो उसके एंटागोनिस्ट दे देंगे, जिसका एग्जाम्पल है जरफिलुकास्ट। ये भी, हालांकि और भी एग्जाम्पल है, अभी मैं समझाने के लिए, प्रोसेस समझाने के लिए ये बता रही हूँ। यहाँ तक भी मामला खत्म हो गया। आप एल्टी रिसेप्टर तक को भी नहीं, मतलब बाइंड होने से भी नहीं बचा सके, एल्टी जाके बाइंड हो गया। अब आप क्या दोगे, फाइनली ब्रोंकस जो है कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएगी, तो हमें ब्रोंकस जो कॉन्स्ट्रिक्ट हुई है उसको डायलेट करना होगा। सो हम लोग वही देते हैं जिसका साल्बुटामोल एग्जाम्पल है। और भी डीप जानना है आपको, सो यस, इसका और भी डीप है, तो हमें एक और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखना होगा। इसके बाद मैं साल्बुटामोल आपको पढ़ा दूंगी, और कुछ ही देर बाद आपका ये जो टॉपिक है वो बहुत ईजी आपको फील होगा, महसूस होगा कि हाँ आप कुछ इसके बारे में जानते हो। सो जो मैं आपको इस फिगर के थ्रू बताई वही सारे ड्रग्स हैं जो यहाँ पे हम लोग देखें। सबसे पहले तो चलो हम लोग यहाँ से देखते हैं, क्योंकि हमें प्रोसेस 1 से रुकना है, क्योंकि हमें पढ़ना है इसके बारे में, इसलिए मैं पहले इसे लिखी हूँ। सो IgE, मतलब ये इसी की वजह से प्रोसेस आगे चल रहा है, तो इसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी दे दे तो क्या होगा, वही है IgE एंटीबॉडी। मतलब IgE जो एंटीबॉडी है इसके अगेंस्ट में दे कि इसको काम ना करने दे। सो उसका एग्जाम्पल है ओमेलिजुमैब। ये हो गया। सेकेंड, मास्ट सेल को स्टेबलाइज कर रहे थे कि ये डिग्रेनुलेशन हो ही ना, उसके लिए हम लोग किसे दे सकते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट एंड कीटोटिफेन, ये दे सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी मामला नहीं रुकी। तो जो एल्टी, जिसके वजह से, जिस केमिकल के वजह से हो रही है प्रोसेस, जो जाके आगे बाइंड करने वाला है, वही अगर बने ही ना, तो क्या करेंगे हम लोग, इसे दे सकते हैं कि इन सिंथेसिस ना हो, जिसके अंदर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आता है। इसमें भी सिस्टेमिक और इनहेलेशन है, आप देखने के लिए देख सकते हो, हालांकि हमें दोबारा इसे पढ़ना होगा, और ये हमारे सिलेबस में इतना नहीं जानने वाला। सिस्टेमेटिक के अंदर हाइड्रोकॉर्टिजोन, ये प्रेडनिसोलोल बहुत लोग जानते होंगे, और इसके बारे में और भी जगह पे हमें पढ़ना है, सो वहाँ ही देखेंगे। अभी आप ये प्रोसेस जान लो कि ये किया क्या, एल्टी को रोका, बनने से रोका। अब ये भी ना हम लोग रोक पाए, तो फिर एंटागोनिस्ट की, अभी अगर बन भी गई, सीक्रेट भी आ भी गया, तो इससे हम लोग एंटागोनिस्ट ही दे दे, ताकि ये जाके बाइंड ही ना हो रिसेप्टर से। सो इसके लिए हम लोग ये 2 एग्जाम्पल वाले ड्रग दे देंगे, जैफ्लोकास्ट एंड मोंटेल्यूकास्ट, ये दे सकते हैं हम लोग। अब चलो ये भी नहीं रोक पाए, और देखो अगर आपको कन्फ्यूजन होगी इसके बाद, मतलब अगर कॉन्स्ट्रिक्ट हुई तो ब्रोंकोडायलेटर देंगे। अब बात यहाँ पे आती है कि पेशेंट तो आपके पास अटैक वाले आते हैं, तो आपको मीन्स कि उनका कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है ब्रोंकस, तो आप देते हो, तो वहाँ पे ब्रोंकोडायलेटर देते हो। ये सब कहाँ दिया जाता है, हमें पता है अस्थमा का अटैक बार बार आता है, तो ये सब बेसिकली प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज किया जाता है, रोकने के लिए, या फिर मतलब बहुत जिनको आ ही रही है, मतलब बहुत हो ही जाती है ऐसी कंडीशन, तो इतने सारे रिसर्च से ये सब ड्रग आए, इतना हमें जानना भी नहीं है। जो कॉन्सेप्ट था आपको समझा दी हमारे लिए। तो हमारा एग्जाम्पल मेन जो इम्पॉर्टेंट है वो है ब्रोंकोडायलेटर क्लास वाले ड्रग, जिसके अंदर बीटा 2 सिम्फैथोमिमेटिक आते हैं,
मिथाइल जानथीन आते हैं और एंटीकोलिनर्जिक आते हैं, जिसके अंदर इतना एग्जाम्पल है साल्बुटामॉल के बारे में पढ़ना। अब फिर से आप कंफ्यूज होगे, और ऐसा मत समझो कि आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको नहीं पढ़ना है बाबा। इससे एग्जाम में नॉशट में भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सो ये है क्या, अगर वो मैं, क्योंकि ब्रोंकोडायलेटर आपको दिया है पढ़ने को, सो ये यहाँ तक तो ठीक भी होगा कि आपको कुछ समझ में आ रहा होगा, बट ये नहीं समझ में आएगा। सो इसी के लिए मैं आपके पास एक और से डायग्राम फ्लो चार्ट लाई हूँ, ताकि आपका हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सो क्या है यहाँ पे, होता क्या है, मतलब हमें हमारा ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट अगर हो गया है तो हमें डायलेट रिलैक्सेशन तक ले जाना होता है। सो उसके लिए क्या है, अब ब्रोंकियल टोन है, मतलब फिनोमिना हमारे बॉडी में नॉर्मल फिजियोलॉजी चलती है, जिसकी वजह से हमारा ब्रोंकस कॉन्स्ट्रिक्ट होता है और रिलैक्स होता है। तो हम उस प्रोसेस के ऊपर थोड़ा देख लेते हैं, ताकि हमें ड्रग बनाने में, मतलब ड्रग ये सब तो ऐसे ही बनती है ना नॉर्मल, हम पहले भी हम लोग देखेंगे फार्माकोलॉजी, सिर्फ फार्माकोलॉजी नहीं है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है, सो हमें सब चीज़ें देखना होता है। सो वही हम लोग नॉर्मल फिजियोलॉजी पे काम करते हैं कि ये जो ब्रोंकियल टोन है, रिलैक्सेशन हमें अगर करवाना हो तो हमें साइक्लिक एएमपी पे काम करना होगा। मतलब साइक्लिक एएमपी हो तो रिलैक्सेशन होता है। अब इसके लिए ये ऐसे नहीं होगा, इससे एंजाइम चाहिए होता है, एडिशन साइक्लेज, जिसके वजह से ये प्रोसेस आगे, मतलब इसके ये बनेगा और रिलैक्सेशन होगी। तो अगर हमें ब्रोंकस का रिलैक्सेशन करवाना है तो इसके जो सिंथेसिस हो रहा है एडिशन साइक्लेज की वजह से, साइक्लिक जो एएमपी है वो ज़्यादा होता है। तो हम लोग कुछ ऐसा करें ना कि इसको बढ़ा दे, इसका अगर सिंथेसिस ज़्यादा होगा मीन्स कि साइक्लिक एएमपी ज़्यादा करवाएगा तो ब्रोंकस का रिलैक्सेशन होगा। तो इसको ऐसा कौन करवा सकता है, वही है बीटा-2 एगोनिस्ट, जिसके अंदर हमारा साल्बुटामॉल आता है। गॉट इट। अब हम लोग देखते हैं कुछ ऐसे भी है। अब इस साइक्लिक एएमपी तोड़ता भी है कोई, तो जब भी आप सोचो ना ये टूटेगा तो हमारा ब्रोंकस का रिलैक्सेशन तो होगा नहीं, क्योंकि अगर इसको तोड़ दिया तो काम तो रुक जाएगा ना। तो हमें क्या करना होगा, जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज जो है एंजाइम जो है, पीडीई जो है, उसको स्टॉप करना होगा, ताकि साइक्लिक एएमपी का ज़्यादा रहे, ये ज़्यादा रहेगा बॉडी में, तभी रिलैक्सेशन होगा। जिसके लिए हम लोग इसको स्टॉप करने के लिए हम लोग थियोफाइलिन देते हैं। थियोफाइलिन का इधर भी काम है, जो कि आगे फिर से मैं बताऊंगी। अब ठीक है, इतना वजह से तो मतलब हमारा रिलैक्सेशन हो जा रहा है, वही हमें करवाना भी है। बट प्रॉब्लम आई कहाँ थी, कॉन्स्ट्रिक्शन के वजह से ना। तो हमें क्या करना होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन को रोकना होगा। तो देख लेते हैं कि कॉन्स्ट्रिक्शन कैसे होता है। तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने के लिए ये ल्यूकोट्राइन जो कि डिग्रेनुलेशन की वजह से आया था, एलटी जो हम लोग देख रहे हैं, ल्यूकोट्राइन्स को ये रोकना होगा। ये पॉजिटिव एडिनोसिन, एसिटाइलकोलिन और ये सारे जो है वो ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करते हैं। तो क्या लगता है आपको, इसको रोक दें? तो चलिए रोकते हैं। ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट वही है हमारा, तो इसे देंगे और क्या होगा, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन मतलब ये रुक जाएगा, तो कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं होगा, मीन्स की टोन सही रहेगी। अब ये भी नहीं तो और भी, ये भी कर रहा है कॉन्स्ट्रिक्ट, तो इसके लिए थियोफाइलिन देते हैं। तो मीन्स कि थियोफाइलिन एक तो ये जो फॉस्फोडाइस्ट्रेज एंजाइम है इसको भी रोक रहा है और एडिनोसिन को भी रोक रहा है, जो कि थियोफाइलिन दो जगह। और ये इससे अगर आप और जाते हो, ये है मिथाइल जानथीन के अंदर, तो ये काम करता है। ये दो, हमारा थियोफाइलिन भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अस्थमा में। सो ये तो आप देख लिए हो। अब लास्ट देख लेते हैं कि एसिटाइलकोलिन की वजह से भी ब्रोंकस जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है। अगर आप पैरासिम्पैथेटिक का काम जानते हो, उसी के अंदर एसिटाइलकोलिन आता है। कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक हालांकि इस चैप्टर से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन आपको कार्डियोवैस्कुलर में अच्छे से समझाऊंगी। सो एसिटाइलकोलिन भी नॉर्मल फिजियोलॉजी में पढ़े तो वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, इतना भी पता होना चाहिए। तो क्या करें, इसको भी रोक दे, तो इसके लिए हमें मस्कार्निक एंटागोनिस्ट देना होगा, मीन्स कि एसिटाइलकोलिन को रोकने वाला, जिसका ये सब ड्रग एग्जाम्पल है। होपफुली कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहा होगा। हालांकि ज़्यादातर ये सब जो है वो प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। हमारा ये अगर एक्यूट अटैक आए तो हम लोग ये देते हैं। तो चलिए, इतना तो हमारा कंप्लीट हो गया है। नॉर्मल फिजियोलॉजी समझा दी हूँ। अब ये सारा चीज़ जो भी समझाई हूँ ना, वो साल्बुटामोल में काम आएगा, और साल्बुटामोल बहुत अच्छे से आप समझ जाओगे। तो चलिए देखते हैं। तो आप तैयार हो बीटा-2 एगोनिस्ट में जो हमारा साल्बुटामोल, हमारे आईएनसी का फेवरेट टॉपिक एंड यूनिवर्सिटी, क्योंकि आईएनसी अगर इसे हाईलाइट करके दिया है तो क्या लगता है आपको, यूनिवर्सिटी छोड़ेगा। सो साल्बुटामोल के बारे में अब हम लोग पढ़ते हैं।
साल्बुटामॉल क्या है, बिलोंग टू क्लास ऑफ शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट, जो कि साबा के अंदर इस क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। आप बोलोगे कि मैम आपने इस चार्ट के थ्रू हमें ये तो समझा दिया कि ये बीटा 2 सिम्फैथोमिमेटिक है। सिम्फैथोमिमेटिक का मतलब है सिम्फेथेटिक जैसा काम करेगा, और जिनको पता हो सिम्फेथेटिक सिस्टम ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करता है, तो यहाँ से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मैं ज़्यादा समझा दूंगी तो पूरा हौच पौच हो जाएगा, आप समझ नहीं पाओगे। तो जो है अभी वही समझो, बीटा जो रिसेप्टर है इसके एगोनिस्ट जैसा ये ड्रग उन्हीं पे जाके बाइंड करेंगे, तो ये ब्रोंकस को डायलेट करता है, जो कि हमें अस्थमा में करवाना है। तो ये तो हमें समझ में आ गया था कि ये बीटा 2 एगोनिस्ट है, बट हमें ये नहीं समझ में आ रहा है मैम कि ये शॉर्ट एक्टिंग क्या होता है। तो चलिए ये भी मैं समझा देती हूँ। ये क्या है, बीटा 2 एगोनिस्ट जो कि 2 टाइप का होता है, शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर आता है, इसका एक्शन जो है विद इन 5 मिनट, जो कि जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है स्थमेटिक पेशेंट आपके पास आएगा, तो आपको ऐसा ड्रग देना है जो कि जल्दी से ब्रोंकस को डायलेट करे, ताकि उनका एयरवे क्लियर हो और वो सही से सांस ले। अब हमें आता है, कुछ ऐसे भी ड्रग होते हैं बीटा 2 एगोनिस्ट के अंदर ही जो कि लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, लाइक साल्मेट्रॉल एंड फॉर्मेट्रॉल, जो कि प्रोफाइलेक्सिस के लिए ये लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, मोर देन 12 आवर काम करते हैं। तो जो ड्रग को मतलब जिन पेशेंट को बार बार आता है, तो ऐसे ड्रग दे देंगे ना कि वो ये उनके अंदर आए ही ना। यहाँ पे आप देखो फिर से यहाँ पे काम आने वाली चीज़ है। इसको तो शॉर्ट एक्टिंग को तो एक्यूट अस्थमेटिक जब अटैक आती है उस टाइम पे यूज़ करते हैं, और इसे प्रोफाइलेक्सिस के लिए। अब इसके अंदर एग्जांपल ये है जो कि हमें पढ़ना है, तभी हम लोग देखें कि साल्बुटामॉल जो है वो शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट क्लास की ड्रग है। अब एग्जाम्पल जो है ना, यहाँ पे साल्बुटामॉल आता है, साल्मेट्रॉल आता है, ये एग्जाम्पल नॉशेट में आता है। साफ ध्यान रखिएगा कि ये साल्मेट्रॉल भी बीटा 2 एगोनिस्ट ही है, बट लॉन्ग एक्टिंग है। ये हम लोग अस्थमा के प्रोफाइलेक्सिस के लिए देते हैं। होपफुली याद रहे, तो ये सब याद रखिएगा, नहीं तो एक ड्रग काफ़ी है जो कि आज हमें अच्छे से देखना है। तो ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कि शॉर्ट एक्टिंग बीटा 2 एगोनिस्ट सावा है। कॉम्पोजिशन आपके सिलेबस में हमेशा दिया हुआ रहता है, तो देख लेते हैं। हालांकि कॉम्पोजिशन आप जानोगे तो याद नहीं रख पाओगे, लेकिन जो जो पॉसिबल होगा वो मैं आपको नोट्स में भी प्रोवाइड कर दूंगी, चाहूँगी कि लेक्चर में भी आ जाए। सो एक्टिव इंग्रेडिएंट इज साल्बुटामॉल सल्फेट। इसके अंदर साल्बुटामॉल के अंदर एक्टिव जो इंग्रेडिएंट है, मतलब मिलाव जो भी जिस चीज़ों से बना है, वो साल्बुटामॉल सल्फेट है। इन अ मीटर डोज इनहेलर इट इज यूजुअली विथ प्रोपेलेंट HFA रहता है। इसका फुल फॉर्म है, मैं आगे बता दूंगी, अभी आप रुक जाइए। सो ऐसा तो इसके अंदर मेन है, हम लोग मीटर डोज इनहेलर से देते हैं। रूट हमें जानना बहुत ज़रूरी है, ये एक पेज के अंदर आएगा, और क्योंकि कॉन्सेप्ट 5 मार्क्स में भी रूट के बारे में पूछ सकता है क्योंकि दिया हुआ है। सो ये HFA क्या करता है, HFA जो है वो प्रोपैलेंट कि जैसे ही मतलब मीटर डोज इनहेलर जिसके थ्रू साल्बुटामॉल को लिया जाता है, इनहेल किया जाता है, उसके अंदर डाला हुआ रहता है ताकि ड्रग इजीली जा सके एयरवे तक, और एयरवे जो है वो डायलेट हो सके। सो ये इसका काम है। तो ये मेन इंग्रेडिएंट है जिसके बारे में हमें जानना होता है, और यही मोटो होगा शायद सिलेबस में देने का। HFA का फुल फॉर्म क्या है, हाइड्रोफ्लोरोएल्केन, जो कि प्रोपेलेंट की तरह काम करता है, आगे मैं बताऊंगी। तो ये सब कॉम्पोजिशन होते हैं, और एयरवे है उसको डायलेट करता है। अब कंपोजिशन तो किसी को याद करने का मन भी नहीं करता, और कंपोजिशन पे ही अटकना ठीक नहीं है। हालांकि ये ज़्यादा भारी नहीं है, और आएगा तो लिख लीजिएगा और इसे हाईलाइट कर दीजिएगा। ये साल्बुटामॉल सल्फेट ही तो सिर्फ जोड़ना है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, तो किनको प्रॉब्लम है भैया बता दो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, क्योंकि हम लोग देख के आए हैं ना ये कर क्या रहा है। बीटा 2 जो ये बीटा 2 रिसेप्टर स्टिमुलेशन एक्टिवेशन ऑफ एडिनाइलेट साइक्लेज, ये इन्हांस करता है साइक्लिक AMP के फॉर्मेशन को। यहाँ पे हम लोग पढ़ के आए हैं। साइक्लिक AMP रिलैक्सेस द स्मूथ मसल। अब ये करता क्या है कि रिलैक्स स्मूथ मसल जो ब्रोंकस में है उसे रिलैक्स करेगा, जिसके वजह से डायलेट हो जाएगा जो एयरवे है उसे, तो हम ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा, और इसी को तो हमें करना था। इंडिकेशन कहाँ है, कहाँ पे इसे यूज़ करते हैं, होपफुली अगर आए तो मैकेनिज्म ऑफ में इसे भी ज़रूर आप बनाइएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करते हो तो हो जाएगा समझ, तो आप यहाँ से गए ही हो। इंडिकेशन क्या है, एक्यूट अस्थमा अटैक, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड ब्रोंकोस्पाज, COPD में भी इसे यूज़ करते हैं। समय में तो हम लोग देख ही लिए, जब भी अस्पाज्म होगी तो हम लोग डायलेट करवाने के लिए, और COPD में भी यूज करते हैं। ये सब इसका इंडिकेशन। अब आप भूलोगे इसलिए दोबारा मैं आपको सिलेबस दिखा रही हूँ। सबसे पहले एंटी हिस्टामिनेटिक का जो भी
कॉन्सेप्ट था वो सब मैं समझाई आपको। इसके बाद ब्रोंकोडाइलेटर में हमें साल्बुटामोल के बारे में अच्छे से जानना है, सो वो देख रहे हैं अभी। अब ये जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि मैं ये कॉम्पोजिशन, एक्शन, इंडिकेशन, ये क्यों पढ़ा रही हूँ, क्योंकि आपके सिलेबस में हर एक ड्रग के लिए इतना सारा चीज़ पढ़ना होता है। और ये अब आप पूछोगे कि क्या ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं आते। बेसिकली ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि डिकंजस्टेंट क्या है, तो उसके अंदर 5 मार्क्स में जो जो आपको चीज़ें याद रही वो लिख लोगे। लेकिन सम टाइम मैंने पेपर एनालाइज किया तो ये भी देखी हूँ कि कभी कभी पूछता है, ऐसे पूछता है कि साल्बुटामोल का आप एक्शन बताओ, डोजेज बताओ, रूट दे के, मतलब जो इसके टॉपिक है, मतलब सब तो नहीं ले पाएगा, कितना बड़ा क्वेश्चन बनाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक उठा के दे देता है। तो मीन्स कि आपको जानना तो होगा सेफ जोन में रहने के लिए, एग्जाम में पता रहेगा तभी तो लिख पाओगे। सो हमें ये देखना होता है। रूट है क्या, रूट के बारे में हमें दिया, इन्हेलर वही इन्हेलेशन के बारे में दे रहा है, सो हमें जानना होगा। सो इसे हम लोग मीटरडोज इन्हेलर के थ्रू लेते हैं। ये मीटरडोज इन्हेलर जो है वो डोज इन्हेलेंट दैट माइक्रोनाइज ड्रग इज सस्पेंस और सॉल्यूशन। इसमें अगर आप सस्पेंशन डोजेज फॉर्म ऑफ ड्रग का मेरा वीडियो अगर देखो तो वहाँ से समझ में आएगा कि सस्पेंशन उससे ड्रग को बोलते हैं जिसके अंदर जो पार्टिकल्स रहेंगे वो अच्छे से, मतलब हेट्रोजीनस होते हैं, सही से मिले नहीं रहते हैं। इनका साइज, इसमें जो पार्टिकल्स है वो, इसका साइज 1 से लेकर 5 PM तक होता है। इट नीड टू हैंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जब, हालांकि हमेशा जब मैं आपको गाइड करती हूँ कि जब भी आप एग्जाम में लिखो तो ऐसे अंडरलाइन कर दिया करो तो कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है। ऐसे ऐसे टॉपिक ही जब आप लिखते हो ना, तो आप ब्लू पेन से लिखे हो तो ब्लैक पेन से ऐसे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि ये सब देखने के बाद सिर्फ यहाँ उनका जो भी एग्जामिनर चेक कर रहे हैं उनका ध्यान जाए और उनको समझ में आ जाए कि भैया इस बच्चे को, इस स्टूडेंट को सब आता है। सो ये हैंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन आखिर है क्या? तो मीटरडोज जो इन्हेलर है इसमें, हालांकि मैं फिगर शो कर दूंगी स्क्रीन पे, हैंड को भी आप करोगे और ब्रीदिंग सेम टाइम पे करोगे, पफ भी करोगे और ब्रीदिंग भी लोगे। सो ये इसमें हैंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब इसमें प्रोपेलेंट भी होता है। पहले तो यूज किया जाता था क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज यूज एज अ प्रोपेलेंट, बट इट इज इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट, डिस्टर्ब द प्रोटेक्टिव ओजोन लेयर, सबको पता है। सो इसलिए इसका यूज अब नहीं करते। जो हमारे इन्वायरमेंट को इतना बड़ा अफेक्ट कर रहा है उसे क्यों यूज करेंगे। सो फिर हम लोग यूज करते हैं रिपेलेंट विथ हाइड्रोफ्लोरो एल्किलेन, जो कि पहले ही मैं आपको बता दी हूँ, HFA। सो ये क्या करता है, गियरवे में ये जो साल्बुटामोल सल्फेट है उसको धकेलने का काम करेगा, ताकि जल्दी से जल्दी वो जा सके और अपना काम दिखा सके। और भी चीज़ों से हम लोग दे सकते हैं। सबसे अच्छा तो MDI मीटरडोज इन्हेलर से ही साल्बुटामोल को देना इन्हेलेशन रूट के थ्रू अच्छा रहता है। नेबुलाइजर के थ्रू भी हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ जाती है कि हैंड ब्रीदिंग, एक ही बार हैंड को भी चलाना और ब्रीदिंग भी करना, तो वो डिफिकल्टी पेशेंट को आती है। तो जो अनकॉन्शियस है उनके साथ आप क्या करोगे, बच्चों के साथ कैसे दोगे, उन्हें कितना भी आप इंस्ट्रक्शन तो नहीं फॉलो करते हैं, तो फिर नेबुलाइजर हमें यूज़ करना होगा। सो नेबुलाइजर नीड मिनिमम कोऑर्डिनेशन, द पेशेंट एट देयरफॉर सुटेबल फॉर सीवियरली इल पेशेंट के लिए ये सुटेबल हो जाता है। हाउएवर रिटेन अ लार्ज अमाउंट ऑफ ड्रग इट कॉस्टली, हालांकि ये कॉस्टली होता है, साथ ही साथ टाइम इसके अकॉर्डिंग ज़्यादा ही लेता है, बट जिनमें नीड ही, हालांकि यही सबसे अच्छा है, बट जो लोग ये हैंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन का नहीं कर सकते उनके लिए ये अच्छा होता है। एक ड्राई पाउडर इन्हेलेशन भी आता है रोटा कैप के थ्रू, ये कैप्सूल को क्रश करके, और इसमें भी मिनिमम कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बट इन्हेलेशन बहुत लंबा करना होगा पेशेंट को, तो सबसे ज़्यादा इसलिए MDI को ही प्रेफर करते हैं। डोज हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि रूट डोज सभी में देखना होता है, तो यूजुअली 1 से 2 पफ हमें इसे लेना होता है। 1 पफ में 100 mcg ड्रग जाता है, तो इतना आप डोज लिख सकते हो। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ है साल्बुटामोल का, कहाँ नहीं दे सकते, तो कॉन्ट्राइंडिकेशन ना तो मैं सब में बताने की कोशिश करूँगी, क्योंकि ऐसे ही आपका नोट्स बहुत बड़ा बन जाएगा। सो कॉन्ट्राइंडिकेशन यूनिवर्सिटी एग्जाम में लिखने के लिए, ऐसे तो जिस ड्रग से हाइपर सेंसिटिविटी हमें नोन है कि इस ड्रग से पहले फ्यूचर में हो गई, उसे क्यों दो, मतलब हम देंगे, तो हमारे लिए यूनिवर्सिटी थ्योरी एग्जाम होता है। हालांकि इसका कोई मतलब नहीं होता, कॉम्पिटिटिव के लिए इतना ईजी आपसे कहीं भी नहीं पूछेगा, लेकिन लिखने के लिए तो ये सबसे अच्छा फेवरेट होता है पॉइंट एक स्टूडेंट के लिए जो इनका एग्जाम है। सो हाइपर सेंसिटिविटी सब ड्रग में आता है, सो इसमें भी आएगा। अगर नॉन एलर्जी है साल्बुटामोल का, हमें पता है, तो क्यों देंगे। अब
मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है सीवियर कार्डियक डिजीज में आप नहीं दोगे, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं सिंपैथेटिक के जैसा काम कर रहा है, तो सिंपैथेटिक के जैसा काम करेगा, सिंपैथेटिक सिस्टम की वजह से हार्ट रेट ज़्यादा होता है, तो ऐसे पेशेंट में नहीं देते हम लोग। प्रेगनेंसी में हालांकि ऐसे हर ड्रग में आता है कि हाइपर सेंसिटिविटी, प्रेगनेंसी, बच्चे में न्यूनेट में नहीं देते, बट ये प्रेगनेंसी में भी थोड़ा सा डीप अगर आप चाहोगे तो ऐसे टोकोलाइटिक के जैसा काम करता है, बट 2 से 3 मंथ वाला जो थ्रेटन एबॉर्शन है उस टाइम पे यूज नहीं करना होता है। इसके लिए डीप कॉन्सेप्ट इसमें आप ओबीजी में पढ़ोगे। ड्रग इंट्रैक्शन हम लोग देखते हैं हमारे सिलेबस में, ड्रग इंट्रैक्शन भी हमें देखना है। जो चीज़ें बता रही हूँ सब आपके सिलेबस में हेडिंग इंक्लूड है। सो ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें, ड्रग इंट्रैक्शन जिनको नहीं पता यूनिट 1 देख लीजिएगा, अब तक यूनिट 3 तक मैं पढ़ा दी हूँ और अलग प्लेलिस्ट है, वो सब भी टॉपिक ज़रूर कंप्लीट करते आइएगा, क्योंकि हमारा आईएनसी जो भी सिलेबस बनाया है वो बहुत सोच समझ के बनाया है कि एक बाय एक हमें पढ़ना कैसे है, जिससे कि स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बिल्ड होते जाए और वो ईजिली सारी चीज़ों को समझ पाए। सो बीटा ब्लॉकर के साथ अगर आप देते हो, प्रोपेनॉल इसका एग्जाम्पल है, मतलब कि ये प्रोप्रेनेनोल के साथ में साल्बुटामोल को आप देते हो तो दिस ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ इनहेलर मेकिंग यूजलेस एंड पोटेंशियली कॉजिंग ब्रोंकोएस्पाज। अब सोचो ना, ये एक तो हम लोग बीटा 2 एगोनिस्ट दे रहे हैं जो कि साल्बुटामोल है, इसी रिसेप्टर पे जो बीटा 2 रिसेप्टर है ये यहाँ पे ब्रोंकस के पास, मसल के पास, तो उस पे जाके काम करेगा, इसके जैसा काम करवाना है। और ऊपर से आप बीटा 2 दे रहे हो जिसका एग्जाम्पल है प्रोप्रेनोलोल, वो अगर आप देते हो तो ये ब्लॉक करने वाला है, बीटा 2 ब्लॉकर है, तो जिसके वजह से ये बीटा 2 एगोनिस्ट का काम ना करके एंटागोनिस्ट का ही ज़्यादा काम रहेगा, और फाइनली होगा क्या, ब्रोंकस का स्पाज्म हो जाएगा, क्योंकि बीटा 2 सिंपैथेटिक जैसा काम करता है तो उसका यही काम रहता है। सो इसके साथ हमें नहीं देना होता है, ये बहुत बार आता है, एक नर्स को ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली नर्स जैसे एग्जाम में आप सेट वेट मारोगे तो देख सकते हो। हालांकि अब आप अगर 3rd सेम का एग्ज़ाम दे लिए हो, 4th सेम में आ गए हो, तो मेरे हिसाब से अब आपको MCQ एटलीस्ट प्रैक्टिस करना चाहिए। अब बैच नहीं ले सकते, हालांकि बैच के लेकर भी मेरे पास मैसेज आता है कि बैच लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये आप पे डिपेंड करता है। मतलब अभी से ही ले लेते हो तो थोड़ा हेक्टिक शेड्यूल हो जाता है, और आगे चल के आपको वही चीज़ जो आप नहीं पढ़े हो और वहाँ शॉर्ट में आपको लगेगा कि हमने सब चीज़ पढ़ लिया, वही सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ते हो तो आप डीप भी जानते जाते हो, और आपको कोई बर्डन भी नहीं रहती। अभी आपका एग्ज़ाम रहेगा, ड्यूटी रहेगा, असाइनमेंट रहेगा, और ऊपर से आप बैच लोगे तो मे बी पैसा वेस्ट जाएगा, और जब जो चीज़ें अगर दोबारा वही चीज़ें पढ़ाई जाएगी डिटेल में तो आप पढ़ने का आपको मन नहीं करेगा। और कंपटीशन तो हार्ड ही होते जा रहा है ना, कौन सा मतलब आप कोई भी कोचिंग लेते हो, कहीं भी जाते हो, वहाँ पे वो साफ बोलते हैं, मतलब उनका भी कोई गलती नहीं है कि हम वही सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और मतलब वही टॉपिक को पढ़ाएंगे सब्जेक्ट में जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन आपको कैसे पता कि कंपटीशन मतलब ये तो इतना बढ़ते जा रहा है, वही चीज़ें 3 साल बाद भी पूछेगी, डीप नहीं जानोगे तो क्या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब क्लियर होगा। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अभी आप MCQ एटलीस्ट प्रैक्टिस करो कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए, कैसे क्वेश्चन आते हैं और जो मैं पढ़ रहा हूँ वो हमारे लिए कैसे हम इस कॉन्सेप्ट को लगाकर MCQ सॉल्व कर सकते हैं। MCQ को लेकर भी मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं कि कौन सा बुक लूँ, कौन सा बुक लूँ, डिपेंड आप पे करता है। वैसे मैं 3-4 बुक हमेशा मतलब बहुत सारे ऑथर का वीडियो के थ्रू यूट्यूब पे ऐसे नाम लेना सही नहीं होता है, ना कोचिंग का ले सकती हूँ ना बुक का ले सकती हूँ, लेकिन जो मुझे अच्छा लगेगा मैं ऐड कर दूँगी, वो आप ले सकते हो। टारगेट हाई लेना है या फिर NCLEX में भी कौन सा लेना है वो मैं टैग कर दूँगी, तो यहाँ से आप ले सकते हो, अच्छा रहेगा। साइड इफेक्ट अगर देखें कि इसका क्या हो सकता है, तो नर्वसनेस हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, पल्पिटेशन, क्योंकि बीटा 2 एगोनिस्ट है ना, तो सिंपैथेटिक के जैसा काम करेगा। जिनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है ना, आप कार्डियो वाला चैप्टर में आइएगा, जैसे ये कंसेप्ट क्लियर करवाई हूँ वहाँ भी सब क्लियर होगा। सो बीटा 2 एगोनिस्ट सिंपैथेटिक के जैसा काम करेगा, और सिंपैथेटिक का काम है कि ये सलाइवा को रोकता है जब भी आप फाइट फ्लाइट मोड में होते हो, जैसे कि जब भी आपके पीछे कुत्ता लग जाए, सिंपैथेटिक सिस्टम हमारा काम करता है, और फाइट फ्लाइट मोड में आते हो तो सिक्रेशन आता है, मुंह सूख जाता है ना, तो ये सब इसका पाल्पिटेशन, हार्ट रेट सब ज़्यादा करना, एंजाइटी होने लगना, साइड इफेक्ट इसका है, नॉर्मल देखने को मिलता है। एडवर्स इफेक्ट जो कि सीवियर साइड इफेक्ट कॉमन वाला को बोलते हैं, और एडवर्स इफेक्ट सीवियर वाला का यूनिट 1 से ही हम लोग देखते आ रहे हैं। सो इसमें टैकीकार्डिया मतलब बहुत ही अगर ज़्यादा देखें तो हार्ट रेट को ऐसे भी बीटा 2 ये हार्ट मसल पे वहाँ पे जाकर काम करेगा, तो हार्ट रेट इंक्रीज करवाते, ज़्यादा इंक्रीज करवाएगा तो टैकीकार्डिया हो जाएगी, पाल्पिटेशन देखने को मिलेगा, मसल क्रैम्प्स, हाइपोकैलेमिया इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पोटेशियम और जो सोडियम चैनल है
उसको भी पोटेशियम K+ और सोडियम चैनल को एक्टिवेट कर देता है। इसकी वजह से ये पोटेशियम जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेल के अंदर चल जाती है, जिसकी वजह से ब्लड में कम हो जाए तो हाइपोकैलेमिक कंडीशन होती है। ये कंपटीशन में बहुत बार पूछा हुआ है। नर्सिंग रोल है कि आप इसे चेक करोगे, जब रोल ऑफ नर्स बताऊंगी तो वहाँ पे देखोगे आप। तो ये सब आपको देखना है। अगर बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हो तो ड्रग टॉलरेंस भी आ जाती है, सेकेंड टाइम वो काम भी नहीं करेगा, तो ये इसका साइड इफेक्ट है। रोल ऑफ नर्स अगर देखें तो आपका क्या रोल है, सबसे पहले तो असेस करोगे। जो 3 साइन हम लोग देखे थे, वीजिंग साइन, साउंड सब रहता है, तो ये सब देखना कि मतलब उन्हें स्टमक कंडीशन है भी कि या फिर दूसरे प्रॉब्लम के साथ आया है, तो वो 3 कैरेक्टरिस्टिक साइन जो था वो आपको दिखेगा। पेशेंट एजुकेशन दे सकते हो। MDI इसमें देख रहे हैं। मेटाडोज इन्हेलर को हम लोग करेक्ट यूज करवाना बहुत ज़रूरी है। पेशेंट को बताना बहुत ज़रूरी है कि कैसे वो जो है वो हैंड ब्रीदिंग कोऑर्डिनेशन कर पाएंगे, या फिर कैसे यूज करते हैं। तो पहले शेक किया जाता है, तब जाके आप पेशेंट को बोलोगे कि आप फोर्सफुली एक्सहेल कर लीजिए, और इसके बाद जो मेटाडोज इन्हेलर है उसे प्रेस कीजिए और इनहेल कीजिए, होल्ड ब्रीथ 10 सेकेंड, और इसके बाद ये जाता है अंदर। ऐसे भी इसके अंदर प्रोपेलेंट है। तो मॉनिटरिंग अगर इंपॉर्टेंट है, हाइपोकैलेमिया के लिए आपको देखते रहना है, क्योंकि ये साइड इफेक्ट करवा पोटेशियम को सेल के अंदर भेज देता है, जिसकी वजह से ब्लड में पोटेशियम कम हो जाती है, और कम होना ही हाइपोकैलेमिया की कंडीशन है। ज़्यादातर कब देखने को मिलता है, अगर हाई डोज पे अगर हो पेशेंट तो ये कंडीशन तो होपफुली ये जो एंटी एस्थमेटिक में जितने भी ड्रग थे और जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो आपका क्लियर रहा होगा। उसमें भी हमें ब्रोंको डायलेटर के बारे में अच्छे से देखना था, किसका, ये साल्बुटामोल का। इन्हेलेशन रूट के थ्रू मेटाडोज इन्हेलर कैसे यूज़ करते हैं वो सब हमें देखना था। तो मैंने अपने तरफ से बेस्ट दिया है, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की हूँ, तो होपफुली आपको समझ में आया भी होगा। अगर आया है तो एक लाइक तो बनता है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट दूँ और होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सिलेबस का जितना भी टॉपिक है, कहीं भी प्रॉब्लम आता है तो आप वो टॉपिक का नाम लिखिएगा और बाय प्रकाश नर्सिंग एकेडमी लिखिएगा। होपफुली वो कॉन्सेप्ट जहाँ भी चाहे जहाँ भी आप फंसे हो वो क्लियर। सेकेंड टॉपिक की ओर हम लोग अब आ जाते हैं। डिकंजेस्टेंट के बारे में हमें पढ़ना है, तो उसे देख लेते हैं। अब हमारा टॉपिक छोटा छोटा है, इतना टाइम नहीं लगेगा, यही बेसिक मेन था हमारा। सो डिकंजेस्टेंट है क्या? डिकंजेस्टेंट आर मेडिकेशन जो यूज टू रिलीव नेजल कंजेशन बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग ब्लड वेसल्स और नेजल पैसेस। डिकंजेस्टेंट जो कंजेशन हो देखने को मिलती है, कभी ना कभी तो इस चीज़ को आप फेस किए ही होंगे। जब भी सर्दी खांसी होती है तो मतलब अगर बहुत ही सिंपल में जाऊँ तो नाक जाम होना आपने सुना है। जब मैं छोटी थी मुझे सर्दी खांसी मतलब मुझे एलर्जी हो जाती है। कभी भी मौसम चेंज किया ना, तो अभी 2-3 दिन पहले से मैं जो लोग वीडियो देखे होंगे यूनिट 3 में भी ये मुझे सर्दी, क्योंकि इस मौसम चेंज हो रहा है, जब भी ऐसा होता है तो होता है मेरे साथ, और मैं तो इसे बचपन से ही देखते आ रही हूँ। तो मैं क्या बताना चाहती हूँ कि जब मुझे सर्दी होता था तो मैं सोचती थी कि मेरा नाक क्यों जाम हो गया। मतलब हमेशा आप भी ऐसा ही सोचते हो कि वहाँ पे म्यूकस ही जमा है और वो निकल नहीं रहा है फोर्सफुली बहुत ज़्यादा, कि वो कैसे भी निकल जाए ताकि मुझे रिलीफ मिले। कंजेशन होने की वजह से बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगती है, बहुत ज़्यादा फील होता है, आप सो नहीं पाते हो, सांस हमें मुँह से लेना होता है, बोल नहीं पाते हो। तो ये चीज़ें बहुत रहता था, पता ही नहीं था उस टाइम पे कि यहाँ पे तो सिर्फ ब्लड वेसल जो है वो डायलेट हो रखे हैं, वहाँ पे म्यूकस है ही नहीं। तो यही चीज़ है, ये जो आपने भी फील किया होगा। अब ये चीज़ों को हम लोग म्यूकस हटा के नहीं कर सकते, जो भी स्पूटम आया उसे नहीं हटाएंगे। वो कैसे हटाएंगे, वो उसके लिए हमें मेडिसिन देना होता है, जिसकी वजह से ये ब्लड वेसल्स जो डायलेट हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाए। सो डिकंजेस्टेंट आर ऐसे मेडिकेशन है जो रिलीव करता है नेजल कंजेशन को। कैसे करता है, ऐसे यहाँ पे फिनोमिना क्या है कि डायलेट रहती है ब्लड वेसल्स, तो उसी को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देता है। इंडिकेशन क्या है, नेजल कंजेशन रिलेटेड टू कॉमन कोल्ड, मतलब कहाँ यूज़ करेंगे, तो कॉमन कोल्ड में हमें ये चीज़ें नेजल कंजेशन देखने को मिलता है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। साइनोसाइटिस की कंडीशन में भी ऐसा हो जाता है। साइनोसाइटिस जिनको नहीं पता, आप में भी पता होगा, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग हम लोग रेस्पिरेटरी में पढ़ के आए हैं। जो लोग नहीं पढ़े हैं अभी यूनिट मतलब ये सेमेस्टर 3 में ही है, स्टार्ट ही कर रहे हैं, देख सकते हो, रेस्पिरेटरी चैनल पे मिल जाएगा आपको, अलग प्ले लिस्ट है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का। एलर्जिक राइनाइटिस है तो वहाँ भी ये कंडीशन देखने को मिलती है, तो वहाँ भी हम लोग यूज़ करते हैं। साथ साथ टू रिलीव द पेन एंड कंजेशन, ओटाइटिस मीडिया में भी इसे यूज़ किया जाता है। ये 4th सेमेस्टर में आपको पढ़ना है, तो वहाँ मैं करवाऊँगी, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2 भी करवाऊँगी, तो वहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा।
एक्शन करता कैसे है, तो दिस ड्रग प्रोवाइड रिलीफ फ्रॉम डिस्कम्फर्ट और ब्लॉक नोज बाय प्रोमेटिंग ड्रेनेज ऑफ सिक्रेशन एंड देयर बाय इम्प्रूविंग ईयर फ्लो। ये करता क्या है, तो डिस्कम्फर्ट जो हो रखी है नोज का, ब्लॉकिंग जो हो रखा है ड्रेनेज पे। अब बहुत लोग ये सोच के कंफ्यूज हो जाएंगे कि अभी आपने बोला कि वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना, बट यहाँ मीनिंग कुछ और ही निकल रहा है। तो देखिए होता क्या है, वेसल्स अगर डायलेट हो जाए तो जो सिक्रेशन है वो सही से बाहर नहीं जा पाती है। तो अगर वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया जाए तो फिर एयरवे मतलब वहाँ जो पैसेज है वो खाली रहेगा, तो ये ड्रेनेज भी प्रमोट होगा और इजिली फिर हम मतलब कंडीशन जो है डिस्कम्फर्ट जो हो रही थी उससे रिलीफ मिलेगी। कॉमनली यूज कहाँ किया जाता, मतलब कॉमनली यूज तो हम लोग देख ही लिए इंडिकेशन में। अब कॉमनली यूज नेजल डिकंजेस्टेंट जो है उसमें टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट आता है, इसके बाद ओरली भी हम लोग लेते हैं, टॉपिकल स्टेरॉइड भी आता है, तो वो सबके बारे में देखेंगे। पहले मतलब इसमें 3 बेसिकली है, 3 क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं ड्रग। पहले हमें देखना है टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट। तो ये कैसे काम करता है, ये जो टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट है वो सिम्फैथोमिमेटिक होता है। सिम्फैथोमिमेटिक का मतलब क्या है कि ये इमिटेट मतलब उसी के जैसा रोल परफॉर्म करेगा। सिम्फैथिक सिस्टम जो काम करता है बॉडी में उसी के जैसा ये भी काम करता है। द इफेक्ट ऑफ सिम्फेथेटिक नर्वस सिस्टम कॉज वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से वेसल जो है कॉन्स्ट्रिक्ट होगी। अब बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन, जो लोग डीप पढ़ के आए हैं यहाँ पे हो सकती है कि कहाँ पे वेसल्स डायलेट करता है और कहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि सिम्फेथेटिक सिस्टम का काम सिर्फ एक ही नहीं होता है, सिर्फ वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं करता है, कभी वो बेसिकली रिसेप्टर पे डिपेंड करता है। तो वो चीज़ें मैं इसी के आगे वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वहाँ समझा दूंगी। अभी ये जो सिम्फेथेटिक सिस्टम जो काम कर रहा है, वेसल जो डायलेट है उसे कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। अगर यहाँ ही बता दूंगी तो आप क्या पढ़ोगे, और जो लोग डीप नहीं जानते वो टोटली कन्फ्यूज हो जाएंगे। और ऐसे भी हमारे पास 2 घंटे का टाइम सिलेबस के अकॉर्डिंग दिया, तो जितना जल्दी हो सके वो 1 शॉट में मैं करवाने की कोशिश करूँगी कि टाइम आपका बच सके। तो टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट के अंदर ड्रग है कौन कौन सा, ये फॉर्म अगर देखें तो ड्रॉप और स्प्रे के फॉर्म में आता है। रूट देखोगे तो इनहेलेशनल ही जाएगा, इसमें तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब हमें ड्रग डोजेज सब देखना होता है। कॉम्पोजिशन भी कई लोग रहेंगे कि नहीं बताते हैं मैम, तो हर एक का अलग से अगर कॉम्पोजिशन जानते हो बता दूंगी मैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे मतलब ऐसे बुक में नहीं दिया रहता। आप के डी त्रिपाठी, मतलब के डी त्रिपाठी का तो क्या ही बताऊं, रेस्पिरेटरी को 4 से मतलब इन सबको तो 4 से 5 पेज में ख़त्म कर दिया है। मतलब वो तो क्या, या फिर तो उसे नहीं देखेंगे तो किसे देखेंगे। सीवियस पब्लिकेशन हो गया, फिर अदर जो भी आते हैं उनमें भी देखोगे तो कॉम्पोजिशन ऐसे नहीं दिया हुआ है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं दिया हुआ है, क्यों आईएनसी बोलेगा कि आप जो किताब में भी नहीं है वो पढ़ो, दिया हुआ है बट इनडायरेक्टली दिया हुआ रहता है। और वो चीज़ों को मतलब जब कोई समझाने वाला हो तो वो चीज़ें अच्छे समझ में आती है। सो हम लोग देखेंगे। सो जो टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट है उसके अंदर इफेड्रिन पहला एग्जाम्पल है। ये इंस्टिल सॉल्यूशन, जब भी लिक्विड चीज़ों को हम लोग अगर डाल रहे हैं म्यूकोसा के अंदर तो वो इंस्टिलेशन कहलाता है। नर्सिंग फाउंडेशन में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। इन ईच नोस्टिल मतलब 4 आवरली इसे डालना होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन, हालांकि कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी नहीं बोलेंगे, बेसिकली नहीं यूज किया जाता है। 6 साल से नीचे वाले ये जो भी बच्चे हैं, जो भी चाइल्ड है उनमें नहीं यूज किया जाता है, क्योंकि इसका कंसंट्रेशन पे बात आ जाती है कि 1.25 या फिर 5 से ज़्यादा होता है और बच्चे इतना बियर कर नहीं सकते। बट तब भी आप यूज कर सकते हो अगर डॉक्टर बोल दिए। वो अलग अलग क्राइटेरिया होता है, डॉक्टर अगर प्रिस्क्राइब किए तो आप एक नर्स हो तो आप ये कर देना। ऐसा नहीं कि झगड़ा कर लेना कि मैंने वो क्लास में देखा था कि बच्चे को तो ये दिया ही नहीं जाता। ये अलग अलग क्राइटेरिया दे सकते हो जब डॉक्टर बोले तो। नेक्स्ट ड्रग का एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ऑक्जिलोमेटालाजोलिन, जो कि एडल्ट में 2 से 3 स्प्रे या फिर मतलब दोनों फॉर्म में आता है, ड्रॉप के फॉर्म में आएगा या फिर स्प्रे वाला भी हमें देखने को मिलता है कि आप इनहेल करते हो। विक्स पहले एक आता था ऐसा लंबा सा, सबको यूज किए होंगे उसको। सो ईच नोस्ट्रिल 8 आवरली हमें देना होता है। कंसंट्रेशन आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि 0.17% सॉल्यूशन मीन्स कि अगर 100 ml वो पूरा ड्रॉप है, इस तरह से अगर डब्बा में है वहाँ पे 100 ml लिखा हुआ है तो सिर्फ 0.17 ही उसमें इसका कंसंट्रेशन है, बाकी सॉल्वेंट है, वाटर और जो भी अदर चीज़ें होगा। तो इस तरह से इनडायरेक्टली हमें पढ़ना होता है जो भी कंसंट्रेशन कॉम्पोजिशन बेसिकली है वो। अब हम लोग जान गए कि अदर चीज़ें और इसका कॉम्पोजिशन सिर्फ इतना है और उसके अंदर यही आ रहा है। पीडियाट्रिक का अगर देखें तो ये 2 से 3 ड्रॉप और 0.05। पीडियाट्रिक में डोज कम हो जाती है, वहाँ पे तो 0.1 था ना, यहाँ पे 0.05% हो जा रहा है। ये इसमें भी नोस्ट्रिल ये 8 से 12 आवरली हमें करना होता है। एक याद रखिएगा, नहीं याद रह पाता ये, हाँ CIT मतलब कितना भी आप करोगे भूल जाओगे ऐसी चीज़ें,
पर फिर भी हमें जानना है तो मैं बता रही हूँ, और 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिएगा जितना याद रहे, ठीक है। ना भी याद रहे तो इसी के ऊपर मतलब ज़्यादा दिमाग अपना नहीं खराब कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है फिनाइलफ्रीन, जो कि एडल्ट में 2 to 3 ड्रॉप ऑफ स्प्रे के भी फॉर्म में आता है, तो उस तरह से लिया जाना, 3 to 4 आवरली लेना होता है। वही 2 से 4 ईयर वाले में 2 से 3 ड्रॉप, और उसका कंसनट्रेशन 1.12, इसका कंसनट्रेशन 0.125% ऐसे होता है। कॉम्पोजिशन जानना है इसीलिए मैं दी हूँ, नहीं तो मैं तो इसको हटा देती। आपका अगर आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, बट ये आपको जानना है। मे बी यूनिवर्सिटी में ना पूछे, लेकिन आगे आप कॉम्पिटिशन के लिए जाओ तो वहाँ पे पूछेगा। सो ऐसे ये रहा कॉन्ट्रा इंडिकेशन। बेसिकली देखते हैं, इसे छोड़िए, 1-2 ड्रग का एग्जांपल देख लीजिएगा यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए। कॉन्ट्रा इंडिकेशन में इरोजन ऑफ म्यूकस अगर रहे तो हमें नहीं देना है, और साथ ही साथ अगर हाइपरटेंशन, क्योंकि देख रहे हैं हम लोग कि सिम्फेथोमिमेटिक है तो और भी ये कंडीशन वर्स करवाएगा, तो यहाँ पे हाइपरटेंशन की कंडीशन में नहीं देनी है। एडवर्स इफेक्ट है, ये टॉपिकल नेजल डिकंजेस्टेंट का कहाँ है, तो वो अगर बर्निंग की कंडीशन है तो हमें नहीं देना। जिसका बीपी इंक्रीज हो और भी ज़्यादा कंडीशन ख़राब कर देगा, और भी बीपी इंक्रीज करवाएगा, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाता है, कार्डियक आउटपुट, ये सब और भी वेसल्स पे ये काम करता है, तो ये बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज करवा देगा। यूरिनरी रिटेंशन करवा सकता है, क्योंकि हमें पता है कि सिंपैथेटिक में जब भी आप फाइट फ्लाइट के मोड में होते हो, भागते हो, तो उस टाइम पे आपको मे बी यूरिनेशन का तो फील नहीं होता होगा। तो जिनको नहीं पता सिंपैथेटिक का काम, तो इस कॉन्सेप्ट से भी समझिएगा। सो ये सिंपैथेटिक के जैसा ही काम कर रहा है, तो यूरिनरी रिटेंशन भी इसका एडवर्स इफेक्ट है। सेकेंड, जैसा कि मैं बताई थी कि डिकंजेस्टेंट में हमें 3 देखना है, तो पहला तो हम लोग देख लिए टॉपिकल, अब हम लोग ओरल देख लेते हैं, जिसके अंदर ड्रग का एग्जाम्पल है स्यूडो इफेड्रिन। यहाँ हम लोग इफेड्रिन देखे थे, यहाँ पे स्यूडो देख रहे हैं। तो अगर आप टॉपिकल, इन तीनों का नाम उतना नहीं आता, 2 मार्क्स में आएगा, 5 मार्क्स में आएगा, तो यहाँ पे आप टॉपिकल लिखोगे तो इसमें इफेड्रिन और यहाँ पे स्यूडो लगा देना है, स्यूडो इफेड्रिन, तो दोनों का याद रह जाएगा। और ये भी सिम्पैथोमिमेटिक के जैसा ही काम करता है। डोज इसमें एडल्ट में 60 mg 4 से 6 आवरली देना होता है। कॉन्ट्रा इंडिकेशन देखे तो ग्लूकोमा वाले, डायबिटिक, हाइपरटेंशन वाले में नहीं देना होता है, क्योंकि ये सिम्पैथेटिक उसके जैसा सिम्पैथोमिमेटिक इन लोग कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो ये इंपॉर्टेंट है कि रिबाउंड कंजेशन देखने को मिलता है। ये कॉम्पिटिशन में आया हुआ क्वेश्चन है। ये रिबाउंड कंजेशन क्या है? जब आप ड्रग दे रहे हो तो वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जा रहा है, बट जैसे इन ड्रग का इफेक्ट गया और भी कंडीशन वर्स हो जाता है, कंजेशन और ज़्यादा हो जाती है, तो ये है रिबाउंड कंजेशन की कंडीशन। सिंपैथेटिक इफेक्ट फिर आएगा, हार्ट रेट सबका ज़्यादा होना, तो क्योंकि ये सिंपैथेटिक के जैसा काम कर रहा है। जिनको सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, कोलिनर्जिक, एंटीकोलिनर्जिक में इस चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी, मतलब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इससे अगला वाला जो चैप्टर है उसमें क्लियर करवाऊंगी। सो अभी डोंट वरी, अभी देख लीजिए बस। टॉपिकल स्टेरॉइड नेजल डिकंजेशन 3 है। ऐसा तो ये 2 भी याद रखते हो अगर 2-5 मार्क्स में तो चलेगा, बट ये CBS पब्लिकेशन में देखते हो तो दिया हुआ है। टॉपिकल स्टेरॉइड बेसिकली सिम्पैथो वाला काम नहीं करता है, इन्फ्लामेशन को कम करने का काम करता है, जिसमें ये पढ़ना भी होगा आगे भी इस क्लास के ड्रग को। डेक्सामेथासोन और बेडिसोनाइड आता है। ये इसका अगर रूट डोज अगर देखें तो एडल्ट में 2 स्प्रे इन ईच नोस्ट्रिल और इनहेलेशन से जा रहा है, ये भी आपका क्लियर रहना चाहिए। बेडिसोनाइड अगर देखें तो 2 to 3 स्प्रे फॉर्म में आता है, तो 2 to 3 एंड ईच नोस्ट्रिल बेसिकली 12 वार्ली, इससे ज़्यादा इसका लॉन्ग एक्शन रहता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन देखें तो एक्टिव इन्फेक्शन अगर रहा, क्योंकि ये अगर स्टेरॉइड का आप काम जानते हो तो ये हमारे इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। तो जब भी आपको इन्फेक्शन, अगर ट्यूबरकुलोसिस वाला पेशेंट आए, या फिर ऐसे जिनको इन्फेक्शन है, एक टिब उनके अंदर है, और अगर आप दे देते हो तो इम्यून ऐसे ही सप्रेस हो जाएगी और भी उनका वर्स्ट कंडीशन हो जाएगा। सो इनके अंदर ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। अब यहाँ दे क्यों रहे, क्योंकि इन्फ्लामेशन को कम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे इसे यूज कर रहे हैं। एडवर्स इफेक्ट अगर देखें तो लोकल इरिटेशन हो सकता है, हेडक एंड ड्राइनेस, ये सब देखने को मिलता है। तो ये था हमारा डिकंजेस्टेंट, जिसके अंदर टॉपिकल, ओरल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। टॉपिकल अगर भी याद रखते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट हम लोग ड्रग की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट ड्रग हमें जो देखना है वो है एक्सपेक्टोरेंट, तो वो हम लोग देख लेते हैं। सो देखते हैं हम लोग एक्सपेक्टोरेंट के बारे में। इससे हम लोग म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं, और सेकेंड नाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक्सपेक्टोरेंट तो आपके सिलेबस में है, तो बहुत सारे स्टूडेंट इसके बारे में पढ़ के जाएंगे, बट म्यूकोकाइनेटिक आपके सिलेबस में नहीं है। अब होगा क्या कि जिन्हें नहीं पता रहेगा, आप इसको पढ़े हो, सेकंड नाम ना जानने से बहुत प्रॉब्लम होती है, और सीधा आप नहीं बोल सकते हो यूनिवर्सिटी को कि आपने क्या दे दिया। वो बोलेगा कि जब आपने एक्सपेक्टोरेंट पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, कि ये भी नहीं जान पाए थे कि इसे म्यूकोकाइनेटिक भी बोलते हैं। और इसको अगर आप तोड़ते हो तो म्यूकस और काइनेटिक का मतलब होता है मूवमेंट। सो ये म्यूकस के मूवमेंट को बढ़ाता है,
है क्या, एक्सपेक्टोरेंट आर ड्रग विच इंक्रीज द ब्रोंकियल सिक्रीशन, इंक्रीज करवाता है, ऑल्सो रिड्यूस द विस्कोसिटी। अब सिक्रीशन ज़्यादा होगा, बेसिकली सब पे ध्यान दिया जाता है, आगे जब मैकेनिज्म पढ़ोगे तो समझ में आएगा, जिसकी वजह से विस्कस रहती है, जो वहाँ का म्यूकस जो विस्कस हो गया, ज़्यादा थिक हो गया है, वो उसकी जैसे विस्कोसिटी कम हो गया तो वो बाहर आएगा। सो वही है, देयर सिक्रीशन देयर बाय हेल्पिंग द इजी एक्सपल्सन ऑफ अस्पुटम। इस तरह से जो है वो अस्पुटम इजिली बाहर जाता है। और भी अच्छे से समझते हो तो ये पूरा समझ में आ जाएगा क्यों इसका एक्सपेक्टोरेंट नाम पड़ा और क्यों म्यूकोकाइनेटिक नाम पड़ा। ऐसा काम करता है जिसके वजह से जो म्यूकस का सिक्रीशन है वो ज़्यादा होगा और अल्टीमेटली जो म्यूकस है वो बाहर मूव होके जाएंगे। इंडिकेशन क्या है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रोडक्टिव कफ एंड एक कंपनी विथ एक्सेसिव थिक एंड डिफिकल्ट रिमूव ऑफ सिक्रीशन। जो स्पुटम जम गया है एयरवे में, बाहर नहीं निकल पा रहा है, उसे निकालने में उस टाइम पे ये हेल्पफुल होता है। ड्रग कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले तो सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट आता है, डोजेज 1 से 2 ग्राम। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये करता क्या है, इसमें सोडियम आप देख रहे हो तो ये अंदर जाएगा, सोडियम करता क्या है, जहाँ पे रहेगा वाटर को बुलाएगा, तो वाटर को बुला लेगा, जिसकी वजह से वो जो थिक हो रखी है, विस्कस हो रखा है वहाँ का सिक्रीशन, वो थीन होगा और मूवमेंट इजिली, मतलब बाहर वो एक्सपेल आउट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है अमोनियम क्लोराइड, जो कि 300 mg का डोजेज है। ये करता क्या है, रिफ्लेक्सली इंक्रीज रेस्पिरेटरी सिक्रीशन। अब रिफ्लेक्सली का मतलब क्या है कि एक कोई गया तो उसके अगेंस्ट में, मतलब उसके एक साथ कुछ काम दिखाए, तो इसके जाने के वजह से होता क्या है कि रिफ्लेक्सली, इसके वजह से रेस्पिरेटरी सिक्रीशन इंक्रीज हो जाता है। पोटेशियम आयोडाइड नेक्स्ट एग्जांपल है, जो कि डोजेज अगर देखें तो 200 से 300 mg करता है क्या है, इरिटेट करता है एयरवे म्यूकोसा को, जिसकी वजह से सिक्रीशन ब्रोंकियल ग्लैंड का ज़्यादा होता है, और इस तरह से जब सिक्रीशन ज़्यादा होगा तो चीज़ें बाहर आएगी, थीनी सिक्रीशन करके बाहर लाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है वो है गुआनफेनिसिन। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने मतलब इसे नहीं लिखा तो एक्सपेक्टोरेंट में, मतलब एग्जामिनर का ध्यान इसी पे जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट कॉमनली ड्रग ऑफ चॉइस, मतलब यही यूज़ होता है। ये और ये कई बुक में देखोगे तो इन्हीं दोनों को दे दिया है। तो अगर आप इतना ना याद रख सकते हो तो पोटेशियम और ये वाला याद रखना, या फिर इससे भी छोड़ देते हो तो ये दो को याद रखते हो तो भी काम चलेगा। एडल्ट में से 200 से 400 अगर देखें तो माउथ के थ्रू दिया जाता है, 4 आवर्ली इसे देना होता है। ये करता क्या है, तो इन्हांस करता है म्यूकोसिलियरी एक्सक्रीशन को, एक्सक्रीटरी फंक्शन को, जिसके वजह से आर सिक्रेटेड बाय ट्रैक्योब्रोंकियल ग्लैंड। जो सिक्रेशन यहाँ पे हुई है, मान के चलो कि यहाँ पे सिक्रेशन विस्कस हो गई, आगे नहीं जा रहा है, तो ये जो म्यूकस में जो हमें पता है कि यहाँ शिलिया होता है, उसके जब एक्शन को बढ़ाएगा तो जिसकी वजह से बाहर चीज़ें फेंकी जाएगी, और यही तो हमें करवाना है। सो ये गुआनफेनिसिन का साइड इफेक्ट है, सब देख लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो यही है। तो इसके वजह से डिजीनेस देखने को मिलता है, कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलती है, हेडेक देखने को मिलता है, बहुत ज़्यादा पेशेंट जो है वो फटीग रहता है, रैशेस होने की चांसेस रहती है। ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है, नॉजिया एंड वॉमिटिंग भी देखने को मिलेगा। सो ये हाई डोज में जब आप लेते हो तब बेसिकली ये देखने को मिलता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ होता है, कॉन्ट्राइंडिकेशन तो हमेशा बताइए कि हाइपर सेंसिटिविटी तो लिखोगे ही लिखोगे, क्योंकि अगर है तो भाई क्यों ही दोबारा यूज करना। कार्डियक कंडक्शन का प्रॉब्लम हो, एबनॉर्मिटी हो, तब भी नहीं देना होता है, क्योंकि ये एवी को ब्लॉक करता है। जो एवी नॉड है वहाँ से जाने देगा, उस पर जाके इफेक्ट दिखाता है गुआनफेनिसिन। सो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ड्रग इंट्रैक्शन अगर देखें तो गुआनफेनिसिन कैन बी इंट्रैक्ट विथ सीएनएस डिप्रेशेंट ओपियोइड, अगर अल्कोहल के साथ, तो ये बहुत ज़्यादा ड्रॉजिनस इफेक्ट दिखाता है, ब्रीदिंग इशू आने की चांसेस रहती है। रोल ऑफ नर्स अगर देखें तो आपका क्या रोल है, तो सबसे पहले तो क्योंकि हम लोग क्यों दे रहे हैं एक्सपेक्टोरेंट, ताकि थीन हो, जो एक जगह पे विस्कस हो रखी है एयरवे में सिक्रीशन स्पूटा हमेशा, वो बाहर आए। तो जब वाटर देंगे तो हाइड्रेशन की वजह से सिक्रीशन थीन होगी, तो ये प्रमोट करेगा और उसके साथ हेल्प करेगा। सो वही हमें हाइड्रेशन पे ध्यान देना होता है। 2 to 3 लीटर पानी एक दिन में लेने के लिए पेशेंट को बोल सकते हो। इंक्रीजिंग द कॉफिंग एंड डीप ब्रीदिंग, असेसिंग लंग साउंड, ये सब आपको बोलना है कि कफ कीजिए जिससे इजिली आ जाए बाहर सिक्रीशन। साथ ही साथ लंग साउंड, जैसे कुछ सुनना है, कोई एबनॉर्मलिटी है क्या। साइड इफेक्ट भी हमें देखना, चेक करना होता है, ये तो नॉर्मल बातें हो गई। साथ ही साथ साइड इफेक्ट को जितना हो सके मिनिमाइज करना, ड्रग का जितना भी है। ये नॉर्मल रोल ऑफ नर्सिंग जो इंपॉर्टेंट है मैं वही बताऊंगी। बाकी ये इतना तो प्रॉमिस करती हूँ कि लास्ट तक होते होते रोल ऑफ नर्सिंग
में आप कहीं भी नहीं ये रुकोगे, 1 से स्टार्ट करोगे तो 10 तक बिना सोचे समझे लिख सकते हो। बट इंपॉर्टेंट देने का क्या मतलब कि ऐसी ऐसी चीज़ों को अगर आप हाईलाइट करते हो तो एग्जामिनर को लगता है कि हाँ इसमें ये होना चाहिए था और ये बच्चा ने सही सारा चीज़ लिखा है। एक्सपेक्टोरेंट के बाद हमें ऐसे तो एंटीट्यूसिव पढ़ना है, इसके बाद म्यूकोलाइटिक्स पढ़ना है। बट अगर आप केडी त्रिपाठी का बुक देखोगे तो एक्सपेक्टोरेंट के अंदर ही म्यूकोलाइटिक आया। अभी तक हमने जो पढ़ा उसमें था इंक्रीज सिक्रीशन, जिसकी वजह से थिन हो रहा है और म्यूकस बाहर आ रही है। अब उसी में पहले ए है, इसके बाद बी है, जिसके अंदर म्यूकोलाइटिक्स दिया हुआ है। तो देख लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट के बाद ही म्यूकोलाइटिक ड्रग क्या होते हैं। अदर बुक की मैं बात करूँ तो वहाँ पे म्यूकोलाइटिक कहीं मेंशन ही नहीं है, बट हम लोग देखेंगे क्योंकि अभी तक तो वैसे नहीं पूछा है, बट 2 या 5 मार्क्स में पूछ सकता है। सो म्यूकोलाइटिक क्या है? वैसे ड्रग मेडिकेशन दैट ब्रेक डाउन थिन थिक स्टिकी म्यूकस मेकिंग एजियर एंड कफ क्लियर फ्रॉम लंग्स। होगा क्या? म्यूको मतलब म्यूकस और लाइटिक्स में तोड़ना, तो म्यूकस को तोड़ने वाले ड्रग। तो ये या तो तोड़ेंगे या फिर मतलब तोड़ देंगे तो ठीक रहेगा, वो थीन हो जाएगा, और जब थीन हो जाएगा तो लंग्स से जो भी एयरवे में वो फंस रहा है, विस्कस जो बन रखा है वो बाहर आएगा। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो ऐसे नहीं दिया हुआ है कहीं भी, बट फिर भी मैं अगर बताने की कोशिश करूँ तो म्यूकस में जो प्रोटीन मतलब म्यूकस भी तो किसी चीज़ से बना ना, तो उसको तोड़ने का काम करेगा, जिसकी वजह से बॉन्ड टूटती है तो वो थीन होता है और बाहर निकलता है। ड्रग्स इंपॉर्टेंट है तो ब्रोमेहेक्जिन, एसिटाइलसिस्टीन ये सब आते हैं। इंडिकेशन कहाँ इसका यूज़ किया जाता है तो सीओपीडी में, सिस्टीन फाइब्रोसिस में, ब्रोंकोएक्टेसिस से हम लोग सब पढ़ के आए एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में, देखे थे कि सिक्रेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है, एयरवे में जगह ही नहीं बचती, बहुत ज़्यादा सिक्रेशन रहती है, तो इस जगह पे इसे यूज़ किया जाता है। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलेगा तो नॉर्मल सा ये नॉजिया है, वॉमिटिंग है, हेडेक है, रैश है। कहाँ पे यूज़ नहीं करना तो अस्थमा वाले पेशेंट में यूज़ नहीं करना, बिकॉज इनमें कंडीशन और भी ज़्यादा वर्स देखने को मिलती है। इनमें जो कॉम्पोजिशन अगर आप डीप जाते हो तो ऐसा रहता है जिसकी वजह से ब्रोंको अस्पाज्म होने की चांसेस रहती है, तो इनमें ऐसे ही अस्पाज्म में और भी करवा दोगे तो कंडीशन वर्स हो जाएगी। सो फाइनली म्यूकोलाइटिक भी हमारा खत्म हो गया, तो एंटीट्यूसिव बचा था उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो एंटीट्यूसिव जो है वो उसे कफ सेंटर सप्रेशन भी बोलते हैं, क्योंकि अगर आपको पता हो तो ये मेडुला में कफ सेंटर पाया जाता है, जिसकी वजह से कफ बार बार जो कफिंग, ये स्पुटम अलग है कफ अलग है, आप इसे एक नहीं मिला दीजिएगा। सो ये देखने को मिलता है तो उसी को एक काम करेगा। दिस ड्रग यूज टू कंट्रोल द ड्राई कफ नोन एंटीट्यूसिव, एंटीट्यूसिव या टसिव जो भी बोलो, तो ट्यूसिव क्या है वो रिलेटेड है कफ से और उसको रोकेगा तो उसे एंटीट्यूसिव बोलते हैं। एक्शन इसका कहाँ कहाँ होता है तो 2 जगह होता है, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल में कहाँ होगा? जो मेडुला में कफ रिफ्लेक्स का जो कफ सेंटर पाया जाता है, जिससे कफ रिफ्लेक्सेस देखने को मिलती है, उसे डिप्रेस करता है। क्योंकि ऐसे मतलब देखे होगे आपकी बहुत ज़्यादा जिनको कफ आती है, इरिटेट हो जाते हैं, तो उस कफ को दबाना कैसे दबेगा? जिसका मेन रूट है कफ जो सेंटर है उसी को आप रोक दोगे तो कफ रिफ्लेक्स जो आ रही है वो रुक जाएगी, तो ये बार बार नहीं आएगा। और ये क्योंकि ब्रेन में ही पाया जाता है तो इसीलिए कफ सेंटर सप्रेशन बोलते हैं, नाम भी क्लियर है। पेरिफेरली भी काम करता है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट टू रिड्यूस कफ इम्पल्सिस नहीं आएगी, इम्पल्सिस को कम करेगा तभी तो अल्टीमेटली नहीं कफ का बार बार स्टिमुलेशन होगा। सो इस तरह से सेंट्रल और पेरिफेरल दोनों जगह काम करता है। क्लासिफिकेशन अगर देखें तो ओपोइड और नॉन ओपोइड होता है। ओपोइड में कोडीन और फैल्कोकोडीन आता है। ओपोइड और नॉन ओपोइड क्यों क्लासिफिकेशन पड़ा? बेसिकली ये जो ड्रग हैं जैसे कि ओपोइड वाले जो और भी आप जब आगे जाओगे तो इसके बारे में और अच्छे से पढ़ोगे। सो ये ओपोइड रिसेप्टर पे काम करते हैं और ये नहीं करते, इसीलिए ओपोइड हमें पता है एनाल्जेसिक ये सीनस को सप्रेस सब करेगा। सो क्या है कोडीन और फैल्कोकोडीन? इसका एग्जाम्पल नोनोपोइड में है नोस्कैरपिन, डेक्स्ट्रोमेट्रो मेथॉर्फिन, एक है फेडियानोल। सो ये सब इसके एग्जाम्पल है, देख लेते हैं ये है क्या। ओपोइड में सबसे पहला कोडीन था, इसके अंदर का मटेरियल देखें तो मिथाइल मॉर्फिन रहता है। मोर सेलेक्टिव फॉर कफ सेंटर, सबसे ज़्यादा ये सिलेक्टिव है, सप्रेस करता है कफ फॉर अबाउट 6 आवर के लिए। ये कफ जो बार बार आ रहा है उसके स्टिमुलेशन को कम करेगा। डोज अगर देखें तो 10 से 20 देना होता है, ओरली देना होता है रूट में, क्योंकि अब 6 आवर तक के लिए ही इसका एक्शन है, तो 6 आवर के बाद इसे फिर से दोबारा दोहराना हो। साइड इफेक्ट क्या देखने को मिलते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, हायर डोजेज अगर देते हो तो रेस्पिरेटरी भी डिप्रेशन होने की चांसेस रहती है। ड्राउजीनेस, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके वजह से क्वेश्चन है, मतलब कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ये जो ड्राइवर होते हैं उनमें यूज नहीं करना होता है, बिकॉज और इससे बहुत अच्छा सा सिनेरियो बनता है। मतलब ये सीनस को डिफ्रेश कर रहा है। अगर वैसे पेशेंट को बार बार कफ आ रहा है और वो मेडिकल आया और अगर आप ये कोडीन दे रहे हो तो चांसेस है कि उन्हें नींद आएगी, और नींद आएगी तो एक्सीडेंट हो सकता है। सो इसीलिए यहाँ पे नहीं देते। कॉन्ट्रा इंडिकेशन कहाँ है? एस्थमेटिक पेशेंट में नहीं देना, साथ ही साथ
ये जो अवॉइड मतलब चिल्ड्रन होते हैं इनमें भी हमें नहीं देना होता है। अच्छा, अस्थमा वाले पेशेंट में क्यों नहीं देना होता? बिकॉज एक तो सिक्रेशन ज़्यादा हो रहा है, ये ब्रोंकस भी कॉन्स्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ज़्यादा अगर एक्यूमुलेट भी हो गया तो पूरी तरह से ब्लॉकेज हो जाएगा, जिसके वजह से इन लोगों में अवॉइड करते कंडीशन और भी वर्स हो जाएगी। अपोइड में ही सेकंड एग्जांपल था फैल्कोकोडिन, सिमिलर है कोडिन के ही, इट इज़ लॉन्गर एक्टिंग फॉर 12 आवर, मतलब उससे सिमिलर है, लेकिन उससे कोडिन से इसमें क्या डिफरेंस है? तो ये ज़्यादा लंबे समय तक काम करता है, इसमें एनाल्जेसिक इफेक्ट भी नहीं रहती। डोज अगर देखें तो 10 से 15 mg, और ये देखें वो 6 आवर के लिए ही काम कर रहा था, 12 आवर तक काम कर सकता है। सेकंड था नॉनओपॉइड, ये इसके अंदर आता है नोस्कैपिन, ये डिप्रेस करता है कफ सेंटर को, इसके अंदर नो नार्कोटिक, एनाल्जेसिक और डिपेंडेंसी जैसी कोई कंडीशन नहीं रहती। यूजफुल इन स्पाज्मोटिक कफ, जब ऐसे कफ जो कि स्पाज्मोटिक हो, इस पेशेंट में हम लोग ये वाला ड्रग यूज करते हैं। डोज इसका क्या है? एडल्ट में 15 से 30 mg 3 to 4 टाइम डेली देना होता है। साइड इफेक्ट अगर देखें तो हेडेक देखने को मिल सकता है, नौजिया देखने को मिल सकती है, वही ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन अस्थमेटिक पेशेंट में करवाएगा तो नहीं देना होता बेसिकली, क्योंकि और वर्स्ट कंडीशन हो जाए। ननापोइड में सेकेंड एग्जाम्पल था डेक्स्ट्रोमेथॉर्फेन, ये जो है वो सिंथेटिक एंड सेंट्रली एक्टिंग एनएमडीए जो एन मिथाइल डी एस्पार्टे रिसेप्टर है उसके ऊपर काम करता है, वहाँ एंटागोनाइज करता है। कहीं ना कहीं यहाँ से होती क्या है कि मतलब कफ की रिफ्लेक्सेस ज़्यादा हो जाती है, तो फिर ये इसे एंटागोनाइज करेगा तो ये कंडीशन कम होगी। साइड इफेक्ट देखें तो क्योंकि सीएनएस में ही काम कर रहा है, डिजीनेस, नॉजिया नॉर्मल सी बात है, ट्रोजिनेस देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ एटैक्सिया एंड हेलुसिनेशन बेसिकली हाई डोजेस पे। तो टॉक्सिसिटी में भी आप लिख सकते हो कि ज़्यादा अगर डोज दे दो तो टॉक्सिसिटी की कंडीशन होगी, और क्योंकि सीएनएस पे काम कर रहा है तो ये एटैक्सिया और हेलुसिनेशन जैसे भी कंडीशन ला सकता है। डोज अगर देखें तो एडल्ट में 10 से 30 mg देना होता है, वही 4 से 8 आवरली, मतलब इफेक्ट इसका खत्म होगा तो फिर दोहराना होगा। लास्ट था हमारा क्लोफेडियानॉल, जो कि एक लॉन्ग एक्टिंग होता है, ड्यूरेशन में बहुत ज़्यादा, मतलब सबके कंपेरिजन में ज़्यादा काम करता है, और डोज इसका हमें कितना देना होता है तो 20 से 40 mg। कॉन्ट्राइंडिकेटेड कहाँ है? एंटीट्यूसिव, तो एंटीट्यूसिव को अस्थमा में नहीं दे सकते एंड एम्फाइसीमा में नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? कि कफ सेपरेशन इन दिस पेशेंट लीड एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रेशन, ज़्यादा अगर मतलब देख रहे हो कि बाहर कफ स्पूटम सिक्रेट हो गया, और वो कर क्या रहा है कि कफ के मतलब सेंटर जो है जहाँ से कफ रिफ्लेक्स आएगी और कफ बाहर जाएगा उसी को ये सप्रेस कर दे रहा है, तो क्या होगा? सिक्रेशन एक जगह हो जाएगी, और एक तो ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट है, और भी ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं जा पाएगी सिक्रेशन, तो क्या होगा? और भी वर्स कंडीशन होगी, पूरी तरह से एयरवे बंद होगा तो जान भी जा सकती है। अब ये तो पता है हाइपर सेंसिटिव हो उनको तो देना ही नहीं, साथ ही साथ जिनका एडिक्शन नार्कोटिक्स है, हिस्ट्री है, तो नहीं देना, और भी लत गंदी लगेगी। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन में नहीं देना। सेडेशन, सीएनएस डिप्रेशन फिटस ऑफ बेबी करेगा क्या? सीएनएस को सप्रेस कर रहा है तो फिटस का ये कंडीशन लीड करेगा, इस वजह से नहीं देना। अब क्योंकि सिलेबस में एंटीट्यूसिव इसके बाद म्यूकोलाइटिक दिया था तो इसीलिए मैं लिखी भी हूँ, ताकि आपको जब नोट्स पढ़ो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। वैसे ये नोट्स जो है वो व्हाट्सएप पे मिलेगा, नंबर शो हो रहा होगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट था ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें पढ़ना। सो वैसे ड्रग जो ब्रोंकोस को कॉन्स्ट्रिक्ट करे उन्हें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्टर बोलते हैं। अब आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन किसी को क्यों ही करवाना, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि हमें अस्थमा कंडीशन में कॉन्स्ट्रिक्शन होती है तो ज़्यादा डायलेटर यूज़ करते हैं। कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने की क्या कभी ज़रूरत पड़ती है? इसका कोई इंडिकेशन होता है? तो वैसे मेडिकल फील्ड में इसे यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि कॉन्स्ट्रिक्ट होने से जान वान भी जा सकते हैं, थोड़ा सा भी टॉक्सिसिटी हुआ तो एयरवे एकदम से ब्लॉक हो जाएगी। तो इसका काम कब करवाना, मतलब कब इसका यूज़ होता है? तो रिसर्च पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। कौन रिसर्च पर्पज़ के लिए, कैसे पर्सन को चुना जाता है, आप खुद ही सोचो कितना इसका मतलब ऐसे ये अच्छा नहीं होता। सो जैसे कि अनफॉर्चुनेटली अगर देखें तो बिहार में आप सबको पता है दहेज कितना होता है। अब एक मतलब फादर, मतलब एक पर्सन के 4 बेटियां, मतलब 4 बेटियां हैं, तो एक बेचारा गरीब है, कुछ काम उतना कर नहीं पा रहा है, अब इसे पैसे चाहिए बेटियों की शादी करने के लिए, ये मजबूर हो जाता है कि हमें जान जाए तो जाए लेकिन हमें पैसे चाहिए। तो ऐसे लोगों को ये रिसर्चर पर्सन ढूंढते हैं, और ढूंढने के बाद मतलब पहले तो उसका वही, जैसे कि इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? अस्थमा का पेशेंट के लिए जो ब्रोंकोडाइलेटर खोजा गया वो उसका ट्रायल तो कहीं चला होगा, तो ट्रायल करने के लिए डायरेक्ट अस्थमा वाले पेशेंट तो मिल नहीं गए होंगे, तो पहले एक पर्सन, नॉर्मल हेल्दी पर्सन में ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया गया होगा, तब देखा गया होगा कि ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन में काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसीलिए फिर ऐसे पर्सन को ढूंढा जाता है, इनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन
करवाया जाता है, दिया जाता है वैसे वाला ड्रग, और फिर मतलब इनके साथ कुछ भी हो वो नहीं लेता, बेसिकली पैसे दे देता है। मतलब 12 से ये 1 से 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखेगा, और उस टाइम तक तो इतनी नर्सेस देखेगी, देखभाल करते रहेगी उनको, मतलब ये जो फादर इनको लगेगा कि इतना तो मेरी 4 बेटियां भी हमें नहीं देखती थी जितना हमें हमारा देखभाल हो रहा है, पर इन्हें क्या पता, मतलब 1 से 2 दिन में वो जिस कंडीशन में है छोड़ के चले जाते हैं। यही मेडिकल का हाल स्टडी, जितने भी आप ड्रग देख रहे हो ना कहीं रिसर्च हुआ, ऐसे लोगों को, मतलब ऐसे लोगों के ऊपर पहले देखी गई, तब जाके मेडिकल फील्ड में सेफेस्ट आया। सो इस टाइप इसका यूज होता है, मेडिकल में कहीं भी यूज नहीं होता। कॉम्पोजिशन अगर देखें, मतलब कॉम्पोजिशन के हिसाब पे इसके ड्रग हैं, जैसे कि हिस्टामिन जो कि एंडोजीनस कंपाउंड है, ये एलर्जिक रिएक्शन में हमारे बॉडी से रिलीज होता है, और ये भी ब्रोंकस का कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। ये इनहेलेशन रूट के थ्रू ऐसे अगर बाहर से लेना हो तो दे सकते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बाइंड टू हिस्टामिन रिसेप्टर से जाके जो H1 रिसेप्टर पाया जाता है वो मसल, जो ब्रोंकस का मसल है वहाँ पे पाया जाएगा, और जब ये बाइंड कर जाएगा तो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और यही तो हम लोग देख रहे हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। एसिटाइलकोलिन अ न्यूरोट्रांसमीटर दैट कैन स्टिमुलेट ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। साथ ही साथ जो एसिटाइलकोलिन, अगर आप पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम जानते हो, जो कि एसिड के थ्रू ही काम होता है, तो वो करता क्या है, ब्रोंकस को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाता है। ये कॉन्सेप्ट आगे वाले चैप्टर में ही मैं आपको बताऊंगी। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका, क्या है, जो मसल में, स्मूथ मसल में जो मस्कार्निक रिसेप्टर है उससे ये जाके बाइंड होता है, और ये कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, जिसकी वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का इफेक्ट इसका रहता है। नेक्स्ट हम लोग देखे थे लिकोट्राइंस, जो कि अस्थमा में हम लोग देखे थे। ये भी इन्फ्लामेटरी मेडिएटर है जो कि स्मूथ मसल का कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। तो लिकोट्राइन बाहर से दिया जाना है। फिर ऐसी कंडीशन मतलब रिसर्च के लिए ये देखना, करवा देना, खुद से प्रोड्यूस वहाँ पे मतलब ये करवाते हैं कि ताकि हम पहले कॉन्स्ट्रिक्शन करवाए, फिर इसका डायलेट हो रहा है कि नहीं वो देखा जाता है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इसका क्या है, एक्टिवेट करता है स्मूथ मसल कंट्रीब्यूटिंग, और वहाँ पे जाके बाइंड होकर देखे थे कि मस्कुलर प्रोपेरिया जो है ब्रोंकस का लेयर वहाँ पे जाके बाइंड हो रहा था, काम दिखा रहा था। इंडिकेशन इसका क्या है, यूज इन रिसर्च टू इंड्यूस ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन फॉर स्टडी कंडीशन लाइक अस्थमा। अस्थमा का इतना सारा ड्रग निकला तो कैसे आया, यही सब रिसर्च, और रिसर्च ये पेशेंट अस्थमा वाले पेशेंट में तो होंगे नहीं, कहाँ हुआ था, तो वैसे ही नॉर्मल पर्सन को पहले ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करवाया गया, तब जाके ये प्रूव हुआ कि हाँ ये कॉन्स्ट्रिक्शन जब भी जो कि अस्थमा कंडीशन में होती है तो ये काम करेगा। क्लिनिकल प्रैक्टिस में जनरली इसे अवॉइड किया जाता है। अब किन पेशेंट में, मतलब किन पर्सन में नहीं यूज़ करना, तो आप रिसर्च के लिए भी गए हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा है नहीं, अगर आपने देखा कि इसका हिस्ट्री, भले ही वो उसको पैसा का कितना भी ज़रूरत हो, अगर अस्थमा हो या फिर क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज हो, तो ऐसे में नहीं, ये पैसा भी नहीं बर्बाद करेगा यार रिसर्च वाला। क्यों ही करेगा, क्योंकि अगर मतलब इन लोगों में तो ऐसे ही कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा, एक बार ही दे दो तो ये इनका राम नाम ही सत्य हो जाएगा। सो ऐसे लोगों में ये मतलब रिसर्च के लिए भी नहीं यूज़ किया जाना। हाइपर सेंसिटिविटी हो रखी हो तो क्यों ही देंगे, हाई पहले से पता तो और नहीं देना। ड्रग इंट्रैक्शन किसके साथ, तो एंटी हिस्टामिन दे रहे हो, काउंटरएक्ट हिस्टामिन, जिसके वजह से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, तो यहाँ पे भी हमें नहीं ये करना, ये ड्रग इंट्रैक्शन ऐसा देखने को मिलती है। साइड इफेक्ट क्या है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ रहती है, वीजिंग, कफिंग, जो हम लोग ये अस्थमा में देखे थे कैरेक्टरिस्टिक्स। एडवर्स इफेक्ट क्या है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस करवाता है, इसीलिए तो इसे एकदम नहीं यूज़ किया जाना चाहिए। हाइपोक्सिया, रेस्पिरेटरी फेलियर तक करवा सकता है, और पेशेंट की जान भी जा सकती है। लंबे समय पोटेंशियल इसका ये देखने को मिल रहा है, जो कि अनवांटेड है। रेस्पिरेटरी फेलियर होगा तो पर्सन फिर कैसे ही जिंदा रह पाएगा। अगर टॉक्सिसिटी वजह ज़्यादा दे दोगे तो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्स्ट्रिक्शन करवा देगा, जिसके वो जान भी जा सकती है, तो इमीडिएट अटेंशन चाहिए होता है। नर्स भी रिसर्च में जाती है, तो क्या काम होता है, असेस करेगी पहले कि आपको कोई एलर्जी है, रेस्पिरेटरी कंडीशन है, तभी तो पता चलेगा कि ऐसे पेशेंट हैं, इन्हें हमें नहीं चुनना। एजुकेशन देना, प्रोवाइड एजुकेशन, पोटेंशियल साइड इफेक्ट एंड साइंस ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये सब बता दिया जाता है। एडवर्स इफेक्ट भी बता दिया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब जो लोग मानेंगे ठीक है, और उन्हें तो पैसे की मजबूरी रहती है, उनको बता दिया जाता है कि आपके साथ कुछ भी हो सकता है, बट उन्हें लगता है हमारा जान जाए तो जाए, बट पैसे आने चाहिए। मॉनिटरिंग करना रहता है कि बेसिकली जितना दिन का रहेगा, जितना दिन रिसर्च हम लोग करेंगे, 2 से 3 मतलब बहुत अच्छे से देखेंगे, इतना देखेंगे कि वो पर्सन को लगेगा कि इतना तो मेरी 4 बेटियां देखती भी नहीं थी, हमेशा पूछते रहना आप कैसे हो, कैसा फील कर रहे हो, अभी ये सब पूछते रहते ताकि उनको पता चले कि कब क्या इसका इफेक्ट आता है। सब फार्माकोकाइनेटिक डायनेमिक्स सब उन्हें जानना होता है। इंटरवेंशन विथ मतलब अगर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो जल्दी से जल्दी ब्रोंको डायलेटर करवाना होता है, नेसेसरी आप डॉक्टर सबको बताओगे। तो ये रहा हमारा ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन भी खत्म होता है।
लास्ट हमारे सिलेबस में है एंटीहिस्टामिनिक्स ड्रग। तो ये ऐसे ड्रग होते हैं जो कॉम्पिटिशन करते हैं, एंटागोनाइज करते हैं एक्शन ऑफ हिस्टामिन ऑन हिस्टामिन रिसेप्टर कॉल्ड एंटीहिस्टामिनिक्स। सो ये है क्या, अगर देखते हो मतलब हिस्टामिन अगर नॉर्मली ये हिस्टामिन के एक्शन को रोकेगा, उसके साथ कंपटीशन करेगा, इसका अपना कोई एक्शन नहीं होता। अगर आप रिसेप्टर पढ़े हो मुझसे, मैं यूनिट 1 में ही पढ़ा के आई हूँ, अलग प्लेलिस्ट है आप जाके देख सकते हो। सो उसमें था क्या कि ऐसे ऐसे होते हैं कि एक तो एगोनिस्ट है, मीन्स कि H1 रिसेप्टर मतलब जितने भी हमारे बॉडी में हिस्टामिन रिसेप्टर पाए जाते हैं तो वहाँ पे हिस्टामिन बाइंड होंगे और वो अपना एक्शन दिखाएंगे। अब जो ये एंटी हिस्टामिनिक ड्रग है इनका कोई अपना एक्शन नहीं है, इनका काम यही है कि जो हिस्टामिन बाइंड जब होता है तो बहुत मतलब बहुत सारे रिएक्शन देखने को मिलती है बॉडी में, एलर्जी ये सब आप जानते ही हो। सो ये जाके उसको बस रोकता है, इसका कोई इंट्रिंसिक एक्टिविटी अपना नहीं होता। तो नॉर्मल रिसेप्टर ये हिस्टामिन को रोक रहा है, तो हिस्टामिन की थोड़ा सा रिसेप्टर आपको जानना होगा, उसके काम को भी जानना होगा। तो इसीलिए मैं ये चार्ट लाई हूँ ताकि आप समझ सको, हर कॉन्सेप्ट आपका बिल्ड हो। तो 4 रिसेप्टर हमारे बॉडी में पाया जाता है, H1 रिसेप्टर, H2, H3, H4। ये तो अभी मतलब पूरी तरह से नहीं है, रिसर्च नहीं चल रहा है, बट हाँ इसे भी थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। बेसिकली H1 रिसेप्टर ही जो है वो मेन इसका काम होता है। देखिए अगर आप डीप जाते हो तो जो सबको रोकेगा, सबको जाके सब पे जाके इफेक्ट दिखाएगा, सब रिसेप्टर पे, उससे बेसिकली एंटागोनिस्ट ऐसे ही नाम दिया जाता है। बट यहाँ पे सिर्फ एंटीहिस्टामिनिक पढ़ना है तो यहाँ पे H1 पे ज़्यादा ध्यान देना होता है, इन लोगों पे नहीं। ऐसे भी हम लोग H2 तो हम लोग देखे थे ना, H2 ब्लॉकर जब गैस्ट्रिक ग्लैंड ये करता क्या है, जब H2 से हिस्टामिन बाइंड हो रहा था तो सिक्रेशन ज़्यादा बढ़ा दे रहा था। जब हम लोग ये वाला देंगे तो वो सिक्रेशन को रोकेगा, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे थे। बेसिकली हमें यूज ये एयरवे वाला देखना है। अगर H1 से हिस्टामिन बाइंड हो तो कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलता है, तो वही जब हम लोग वो देंगे तो उसका अपना काम रहेगा, एक कॉन्ट्रैक्शन को बेसिकली रोकेगा, ऐसे उसका ऐसा कुछ काम नहीं। तो हम लोगों को तो एंटीहिस्टामिनिक दिखना है जिसमें कि मेनली H1 एंटागोनिस्ट के बारे में। सो H1 एंटागोनिस्ट ड्रग एक्ट H1 रिसेप्टर एंड एंटागोनाइज एक्शन ऑफ हिस्टामिन कॉम्पिटिटिवली, मतलब कंपटीशन करके सिर्फ इसके एक्शन को रोकेंगे, इसका अपना कोई काम नहीं होता, सिर्फ उसके एक्शन को रोकना है। जो H1 पे बाइंड जाके लाइक ऐसे है, H1 रिसेप्टर है जैसे कि ब्रोंकस में, तो यहाँ पे आया हिस्टामिन, ये बाइंड है, अपना एक्शन दिखा रहा है, कॉन्स्ट्रिक्शन सब कर रहा है, तो ये जो एंटी हिस्टामिन दिया जाएगा इसके एक्शन को बस ये रोक देगा। क्लासिफिकेशन अगर देखें हम लोग एंटीहिस्टामिनिक का तो 2 क्लासिफिकेशन है, पहला फर्स्ट जनरेशन और सेकंड है सेकंड जनरेशन। एक कैसे क्लासिफिकेशन किया गया है, एक मतलब ब्लड ब्रेन बैरियर को फर्स्ट जनरेशन वाला पार करता है तो इसीलिए इसे सेडेटिव बोलते हैं। तो फर्स्ट जनरेशन वाला सेडेटिव होता है और जबकि ये नहीं होता है सेडेटिव। तो सेडेटिव वाला जो फर्स्ट जनरेशन है वो फर्दर 3 क्लासिफिकेशन है, जो कितना ये सेडेशन इफेक्ट लाएगा। तो जो कम लाता है माइल्ड, जो मिडल मतलब बीच में लाता है मॉडरेट, और जो ज़्यादा लाता है उसे हाईली बोला जाता है। माइल्ड में है क्लोरफेनारामाइन, डेक्सक्लोरोफेनारामाइन, ट्राइप्रोलिडीन, ये सब इसके एग्जाम्पल है। 1-2 भी आप याद रखते हो चलेगा, ऐसे मैं लिखने के लिए लिख दी हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वाले ड्रग है और ये बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा और ये कॉम्पिटिटिव में भी पूछता है। मॉडरेट सेडेटिव अगर हम लोग देखें तो इसमें फिनारामाइन, सिनेरेजिन, ये सब आप नाम सुने भी होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, रूट में लिख दूँ, डोज भी लिख दूँ, हालांकि नहीं याद रहता, बट फार्माकोलॉजी इतना आसान नहीं है, हमें रिवीजन एग्जाम टाइम पे करना होता है। जितना याद कर पाओगे उतना करना, नहीं कर पाते हो तो उतना लोड भी नहीं लेना। हालांकि अभी मैं 1 शॉट लाऊंगी और आपको और भी जितना हो सके ईजी करवाऊंगी। हाईली सेडेटिव जो है उसमें डाइफिनाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, हाइड्रोक्सीजीन, तो ये सब जो है वो बहुत ज़्यादा सेडेशन इफेक्ट दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि इनका यूज़ नहीं होता है, अलग अलग इसका है क्योंकि और भी इफेक्ट दिखाता है। आगे मैं कॉन्सेप्ट आपका मतलब क्लियर करवाती हूँ। सो सबसे पहले फर्स्ट जनरेशन हम लोग ड्रग का देख लिए। अब ये काम कैसे करता है, तो सबसे पहले तो ये सेडेटिव एंटीहिस्टामिनिक है, इसीलिए इसे फर्स्ट जनरेशन में रखा गया है। करता क्या है, फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है और क्रॉस करने के बाद सेडेशन देखने को, जब भी क्रॉस करेगा तो वो सेडेशन जैसी कंडीशन, और साथ ही साथ मतलब इसका मेजर साइड इफेक्ट है कि सेडेशन दिखाता है। और भी इसका काम है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन एडिशन ऑफ एंटीहिस्टामिनिक इफेक्ट फर्स्ट जनरेशन वाले
एंटीहिस्टामिनिक तो दिखाते ही दिखाते हैं, इसके अलावा भी एडिशनल क्या दिखाते हैं जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंटी मस्कार्निक एंड एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट दिखाते हैं। मीन्स कि M1 M2 वाले इफेक्ट को ब्लॉक करेंगे, पैरासिम्पैथेटिक वाले एक्शन को ब्लॉक करेंगे। तो जब इस एडवर्स मतलब साइड इफेक्ट एडवर्स इफेक्ट देखना होगा तो सारा सिम्पैथेटिक वाला आएगा। जिनको ये कोलिनर्जिक एड्रिनर्जिक नहीं समझ में आता, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट में क्लियर कर रहा हूँ, पूरा मेरा कोशिश रहेगा और प्रॉमिस करती हूँ इससे नेक्स्ट वाले वीडियो में आइएगा, मतलब कार्डियो वाले में, वहाँ पे हम लोग उसका भी देखेंगे और तब आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। सो साइड इफेक्ट में सेडेशन तो सबसे पहले लिखना ही लिखने की फर्स्ट जनरेशन करवा ही ये रहा है। अलर्टनेस को रिड्यूस कर देता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट जैसे कि ड्राई माउथ, ये सब देखने को मिलती है। नॉन सेडेटिव हम लोग सेकंड देखते हैं जो कि सेकंड जनरेशन में आता है। सेकंड जनरेशन जो है वो आयोनाइज हो जाते हैं, इसलिए वो ब्लड ब्रेन बैरियर तक जाएगा ही नहीं क्रॉस करता है, इसीलिए फ्री फ्रॉम सेडेटिव इफेक्ट इसका नहीं रहता। बाइंड टू स्पेसिफिक सिर्फ H1 रिसेप्टर पे काम करता है, ये कोई भी एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट नहीं दिखाता है। कई बार डिफरेंस को लेकर ये क्वेश्चन आता है, 1-2 मार्क्स में पूछता है, हालांकि नहीं पूछेगा पर फिर भी कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता देती हूँ। सो फर्स्ट जनरेशन जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करेगा, ये नहीं करेगा, ये सेडेटिव इफेक्ट दिखाएगा और ये नहीं दिखाएगा। ये जो है वो चीप होता है और ये महंगा होता है, थोड़ा कॉस्टली होता है। तो जब भी ऐसे पेशेंट आएंगे जो कि जिनको दिन भर एक्टिव रहना होता है, काम होता है और उनको देना पड़े अगर एंटीहिस्टामिनिक एलर्जी की सब की कंडीशन है, तो फिर हम लोग ऐसे बड़े आदमी में सेकेंड जनरेशन ही देते हैं, जिससे कि वो मेडिसिन भी ले, उसका इफेक्ट भी आए, H1 पे जाके काम करे बट सेडेशन नहीं हो और वो एक्टिवली काम करे। तो ये है सिंपल सा डिफरेंस। थोड़ा ड्रग भी देख लेते हैं। तो लाइक फेक्सोफेनाडिन जो कि 120 से 180 mg ओरली रूट से ही देना होता है जितने भी ड्रग है सेकेंड जनरेशन के। स्पेसिफिक पॉइंट क्या है, मतलब कहाँ यूज़ किया जाता है, तो ये सेफ होता है कार्डियक पेशेंट में, क्योंकि ये M1 M2 ये सब पे कोई काम नहीं कर रहा है, ब्लॉक ये सब कर नहीं रहा है। तो इन लोग अब ये क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक है तो फिर सिंपैथेटिक जैसा काम दिखा देंगे, तो ये उन्हें तो यूज़ करना सेफ नहीं रहेगा क्योंकि और हार्ट रेट से बढ़ा सकते हैं। तो हम लोग ऐसे पेशेंट में यही यूज़ करते हैं और ये BBB को भी नहीं क्रॉस करता। लोरेटिडिन 10 mg ओरली देना होता है, फास्ट एक्टिंग होता है। नेक्स्ट आता है डेस्लो, सिर्फ डेस्लो लगा लो और फिर वही है डेस्लो लोरेटिडिन। ये इफेक्टिव होता है, मतलब ये फास्ट एक्टिंग दोनों है बट ये उतना एक्शन सिर्फ 5 mg में ही दिखा देगा जबकि ये 10 mg में दिखाता है। जब इनको में चुना हो तो आप कौन चुनोगे, डेस्लो चुनोगे, डॉस लोरेटिडिन चुनोगे। सिट्रीजिन नेक्स्ट आता है, सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन का तो आप नाम सुने होंगे। तो ये सिट्रीजिन और लियोसिट्रीजिन में से भी हमें चुनना हो तो हम लोग ये चुनेंगे क्योंकि हाफ में ही ये अच्छा एक्शन दिखा देता है और BBB ब्लड ब्रेन बैरियर को भी क्रॉस नहीं करता। और इसका भी नाम मतलब जब भी एलर्जी ये सब की कंडीशन हो तो कई लोग यूज भी किए होंगे। तो वही हमें देखना था ये किसके अंदर आते हैं, सेकेंड जनरेशन एंटीहिस्टामिनिक्स के अंदर। अगर यूजेज ऑफ एंटीहिस्टामिनिक्स देखे, अभी तक देख रहे थे कि ये तो यूज होता ही होता है, तो बहुत जगह ही यूज होता है। जैसे देखें कि हिस्टामिन एलर्जी ये सब कॉज करता है, ये पता होगा, नॉर्मल बात है। तो वही एलर्जिक हो, प्यूराइटिस सब हो, ये सबको कम करेगा। सो एलर्जिक डिसऑर्डर जब भी हो तो हम लोग एंटीहिस्टामिनिक देते हैं। जैसे आई का कंजक्टिवाइटिस ये सब, एंजियोइडिमा ये सब देखने को मिले तो वहाँ पर हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं एंटीहिस्टामिनिक को। नोज मेराइनाइटिस स्नीजिंग ये सब हो तब यूज कर सकते हैं। स्किन एलर्जी हो तब भी इसे यूज़ करेंगे, H1 रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगा और हिस्टामिन की जो इफेक्ट है जिसकी वजह से एलर्जी हो रही है उसको कम कर देगा। नेक्स्ट आता है प्यूराइटिस, ये एंटीहिस्टामिनिक लाइक इसमें मेनली जो यूज होता है वो क्लोरफेनेरामाइन, डाइफेनहाइड्रामाइन एंड साइप्रोहेपेटिडिन आर वेरी कॉमनली यूज फॉर इडियोपैथिक। जब पता नहीं होता है कि इन्फेक्शन मतलब क्यों ऐसा इचिंग हो रहा है, सब हो रहा है, तो हम लोग यूज करते हैं। जो कि कहाँ काम करेगा, सिर्फ H1 रिसेप्टर पे, और वो जो हिस्टामिन की वजह से कंडीशन देखने को मिलती है तो उसे जाके ब्लॉक करेगा, काम खत्म हो जाएगा, मीन्स के ठीक हो जाएगा कंडीशन। कॉमन कोल्ड में हम लोग यूज करते हैं, जो कि अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा हम लोग देखें कि जो फर्स्ट जनरेशन था वो M1 मतलब ये जो रिसेप्टर है, मस्कार्निक रिसेप्टर है, उस पर भी जाके काम करता है, और ये जो सेकेंड जनरेशन है वो नहीं काम करता है। तो कॉमन कोल्ड में आप हमें बता सकते हो कि हम लोग किसे यूज़ करेंगे, फर्स्ट जनरेशन या सेकेंड जनरेशन? तो वैसे तो आप लोग कभी रिस्पॉन्स नहीं देते हो, यहाँ तक कि आपको वीडियो कैसा लगता है वो भी नहीं बताते हो, तो ये तो बहुत बड़ी बात होगी। तो चलो मैं ही बता देती हूँ आपको। कॉमन कोल्ड में हम लोग H1 वाले फर्स्ट जनरेशन जो है उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका
मस्कार्निक रिसेप्टर पे भी काम रहता है, M1 M2 M3 तीनों पे, और H1 पे भी। तो ये कॉमन कोल्ड में उसका क्या काम, पहले तो H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसमें कि पर्सन को बार बार मतलब कॉमन कोल्ड से नींद ये सब नहीं आ रही है, फटीग महसूस कर रहा है तो सो जाएगा। साथ ही साथ M3 रिसेप्टर जो कि ग्लैंड्स जो ब्रोंकस में है वहाँ जाके मतलब M3 की वजह से सिक्रेशन को हाई करता है। आप नहीं पढ़े हो, आगे वाले में पढ़ाऊंगी, हालांकि आप फिजियोलॉजी में पढ़ के आए होगे, ऐसा मैं मतलब ये क्योंकि पढ़ लिए हो तो एज्यूम कर रही हूँ, नहीं भी पढ़े हो आगे बताऊंगी। सो M3 को सिक्रेशन को ये बढ़ा रहा है, तो हम लोग जब फर्स्ट जनरेशन को यूज़ करेंगे तो M3 को रोकेगा, एंटी मस्कार्निक है ना, तो रोकेगा तो सिक्रेशन भी कम हो जाएगी। और हमें कॉमन कोल्ड में चाहिए क्या कि थोड़ा नींद भी आ जाए, सिक्रेशन भी कम हो जाए, तो यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन वाला ज़्यादा अच्छा होता है। यहाँ पर H1 ही था, बट यहाँ पे M1 और H1 दोनों पे काम किया। मोशन सिकनेस में भी फर्स्ट जनरेशन वाला हमारे लिए हेल्पफुल होता है। प्रोमेथाजिन को हम लोग यूज़ करते हैं, जो वॉमिटिंग का हम लोग देखे थे कि M1 और H1 को दोनों को ये करना है, रोकना है, तो यहाँ पे ये अच्छा रहता है प्रोमेथाजिन। नेक्स्ट एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करता है, इंसोम्निया जैसे को भी, क्योंकि जब नींद नहीं आती, हिस्टामिन ज़्यादा हो तो नींद नहीं आएगा, तो वही हिस्टामिन को रोकने के लिए हम लोग ये देंगे एंटी हिस्टामिनिक, और साथ साथ एपेटाइट को भी स्टिमुलेट करवाना हो तो जिनमें ज़्यादा हिस्टामिन उन्हें भूख नहीं लगेगा, वही एंटी हिस्टामिन दोगे तो फिर भूख अच्छा लगती है। कॉन्ट्राइंडिकेशन कहाँ है एंटी हिस्टामिनिक का, तो क्लोज एंगल ग्लूकोमा में नहीं यूज़ करना, क्योंकि और इफेक्ट ये खराब कर देगा। यूरिनरी रिटेंशन की कंडीशन में बेसिकली फर्स्ट जनरेशन वाले हम लोग देख रहे थे ना कि ये सिंपैथेटिक जैसा काम करने की कंडीशन, तो सिंपैथेटिक करता क्या है, यूरिनरी रिटेंशन और भी करवा देगा, पहले से ही हो रखी है और भी होगा तो कंडीशन खराब हो जाएगी। तो इस सब में नहीं यूज़ करना। प्रीमेच्योर इन्फेंट में तो ऐसे भी नहीं यूज़ करना, हम लोग को पता है, क्योंकि ये कंडीशन वर्ष कर देगा उन लोगों में, उतना सारी चीज़ें मेच्योर नहीं रहती। आपका क्या रोल है, पेशेंट का हिस्ट्री लेना, ग्लूकोमा कार्डियोवैस्कुलर, क्योंकि इन लोगों में यूज़ नहीं करना, तो आप हिस्ट्री तो लोगे ना, जिससे पता चलेगा कि यूज आखिर कैसे पता चलेगी कौन है कि नहीं, तो हिस्ट्री लेंगे हम लोग। वाइटल साइन आप चेक करते रहोगे, न्यूरोलॉजिकल स्टेटस चेक करते रहोगे, डिप्रेस कर रहा है तो कितना, बहुत ज़्यादा भी ना कर दे, मॉनिटर करते रहना है सारी चीज़ों को, हार्ट रेट सबको देखते रहना है, इवोल्यूशन करना है, साथ ही साथ साइड इफेक्ट को रोकना है। तो ये तो नॉर्मल बातें, बस यही है, ये सब आप लिखिएगा तो हाईलाइट कर दीजिएगा, क्योंकि ये इससे रिलेटेबल है। तो या बातों में ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया, मतलब मे भी कितना गया होगा, 1.5 2 घंटे का था। मतलब इसमें तो मैं डीप मतलब जल्दी नहीं ख़त्म करवाना चाहती, ऐसे मैं वन शॉट का भी लाऊंगी, बट कॉन्सेप्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत हार्ड लगता है। और जो चीज़ें आपको ज़िंदगी में मुश्किल लगे ना, उसके पीछे पड़ जाओ। फिर देखो, मैं खुद बता रही हूँ, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मुझे फार्माकोलॉजी से बहुत डर लगता था। मैं क्लास में हर सब्जेक्ट का मतलब सबका जवाब देने में आगे, लेकिन फार्माकोलॉजी का हाथ जैसे ही क्वेश्चन उठा मेरा हाथ नीचे रहता था, क्योंकि मैं ये सोच ली थी कि मुझसे फार्माकोलॉजी नहीं होगा। बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मतलब जब कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, स्टेटमेंट मारना, तो हो ही नहीं पा रहा था बिना फार्माकोलॉजी के। तो फिर तो मतलब इसके पीछे जितना भी बुक हो, चाहे पेड क्लासेस लेना पड़े या फिर कुछ भी, मैंने पूरा देखा, फिर ठीक लगता है। अभी तो मज़ा आता है, क्योंकि फिजियोलॉजी जान पाते हैं, और आप लोग के साथ तो और मुझे मज़ा आ रहा है। आप भी बताइएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, जितना भी टॉपिक है इसमें अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस नोट्स आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, हर एक टॉपिक का, साथ ही साथ 80-20 का, कि वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिससे आप 80% गेन कर सकते हो, वो आया कहाँ से, 10 ईयर PYQ से, तो वो भी उसी में रहेगा, ताकि आप प्रैक्टिस करो, कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सको। वो सब व्हाट्सएप पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर नंबर शो हो रहा होगा। जो लोगों का भी थर्ड सेम एग्जाम नहीं हुआ है, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, माइक्रोबायोलॉजी, इन्फेक्शन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आईएनसी सिलेबस, साथ ही साथ वैसे क्वेश्चन जिससे आप 20% पढ़ के 80% जो 80-20 का रूल बताई, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 ईयर PYQ है, सब आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा। स्पीड है बट अफोर्डेबल है और बहुत ही इफेक्टिव है, क्योंकि मैंने खुद उसे बहुत दिनों का, और साथ ही साथ आपकी यूनिवर्सिटी के लिए इफेक्टिव रहेगा। मार्केट में जितने भी बुक देखते हो वो सबको टारगेट करता है, कहीं पे कॉन्सेप्ट, मतलब मैंने भी खुद पढ़ा है तो सारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं मिल पाती, बट उसमें हर एक सिलेबस का टॉपिक आपको मिलेगा, कहीं भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो चीज़ें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, वो तो रहा व्हाट्सएप के बाद, आप लिंक डिस्क्रिप्शन में वहाँ से जा सकते हो। इसमें कौन सा इंपॉर्टेंट है, साल्ब्यूटामॉल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रोंकोडायलेटर, ये वाला क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद एंटीहिस्टामिनिक्स आ सकता है, और कोई क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं देखा। 1-2 मार्क्स में एक्सपेक्टोरेंट में पूछता है, तो आप ध्यान रख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। लास्ट में इतना बोलूँगी कि अपने एक दोस्त में इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और जो लोग नए हैं ऐसे वीडियो देखते रहने के लिए, नोटिफिकेशन आपको टाइम से जाए, सब्सक्राइब करके रखिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।